आफ्टरनून। जो लोग ऑनलाइन में है सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, और जो लोग ऑफलाइन में है, एक मिनट। चलिए, तो सभी लोगों को गुड आफ्टरनून कहते हुए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग ले रहे हैं जनवरी 2021 का। जनवरी 2021 का लेने का मेरा जो मकसद है, सर पीडीएफ कैसे सेट किया आपने? अच्छा, एंड्रॉइड में नहीं खोला आपने? एंड्रॉइड में खुला है सर, एक मिनट। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक जो किया है, आपको याद होगा कि हम लोगों ने दिसंबर 2020 किया था। उसका कारण क्या था? दिसंबर 2020 करने का मकसद मेरा ये था कि आप लोगों का जो संभावित तिथि है वो है 12 दिसंबर, 12 दिसंबर ही है अभी तक के अनुसार, 12 दिसंबर 2021। तो उस हिसाब से अगर आप लोग देखें तो उस हिसाब से आप लोगों का जो हो रहा है वो दिसंबर अगर हम लोग कवर करते हैं और पूरा नवंबर भी कवर करते हैं तब जाकर के 1 ईयर होता है। और जनरली 1 ईयर का ही ट्रेंड रहा है कि 1 वर्ष कम से कम आप लोगों का होना चाहिए। वो भी 1 वर्ष आप लोगों का नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है 1 वर्ष, आप लोग देखेंगे कि 15 नवंबर तक ही हमें खत्म करनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर आयोग जब एडमिट कार्ड जारी करना शुरू करता है तब तक वो क्वेश्चन को फाइनली कंपाइल करके वो प्रिंट के लिए भेज चुका होता है। 15 से 20 दिन पहले ये प्रोसेस उनका शुरू हो जाता है, राइट। तो इसका मतलब होगा कि 15 नवंबर, मान के चलिए कि ज्यादा अगर जरूरत पड़ेगी तो 20 नवंबर तक हम लोग कवर कर लेंगे, राइट। तो उस हिसाब से 1 साल लगभग, अगर दिसंबर कवर करते हैं तो 1 साल हम लोगों का कवर हो जाता है। अब इसमें अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सबसे पहले देखिए क्या क्या चीजें आती है। जैसा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्पेस में एक स्पेस जंक एक बहुत बड़ी समस्या रही है। स्पेस जंक कहने का मतलब है कि हमारे अंतरिक्ष में भी बहुत प्रकार के प्रदूषण होते हैं। कौन कौन से पॉल्यूशन हो सकते हैं, किस वजह से होते हैं पॉल्यूशन, बताइए क्या क्या कारण हो सकता है स्पेस जंक का, आप लोग बताइए। यानी अंतरिक्ष में प्रदूषण जो हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है, क्यों हो रहा है ये पॉल्यूशन। जैसे हम लोग स्पेस क्राफ्ट भेजते हैं, कई सारे अंतरिक्ष यान भेजते हैं, और वो जब सैटेलाइट जब तक एक्टिव होता है तब तक तो ठीक है, वो ऑर्बिट पे घूम रहा होता है अपनी अपनी ऑर्बिट पे, चाहे वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे हो चाहे पोलर ऑर्बिट पे, ध्रुवीय कक्षा में वो घूम रहा होता है। लेकिन नष्ट होने के बाद जब ये खराब हो जाती है, आप लोग को पता होगा कि किसी का आयु काल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल हो सकता है, मैक्सिमम 7-8 साल से ज्यादा नहीं होती है। और उसके बाद क्या होता है कि वो स्पेस में चूंकि कोई बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं होती है, या उसके जो मेटल होते हैं उसमें जो लगे हुए बाकी धातु होती है वो सड़ती नहीं है, या स्पेस में खराब होने की कोई संभावना होती नहीं है, सड़ने की, डिकम्पोस्ट होने की, तो उसकी वजह से वो उसमें घूमते रहते हैं। और उस घूमने की वजह से क्या होता है कि इस ऑर्बिट में एक तरह से ट्रैफिक जाम वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। और इस ट्रैफिक जाम और उसके अलावा जब बनाया जाता है तो कुछ ऐसे मेटल्स वगैरह सब यूज किए जाते हैं जिसकी वजह से ये आसानी से नष्ट भी नहीं होता है, और ये एक तरह से ये जंक घूमते रहता है। वहां पे इंसान तो नहीं जाते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें समस्या क्या आती है, तो समस्या ये आती है कि ये जो पुराना वाला अगर कोई खराब हो गया, कोई सैटेलाइट, और वो स्पेस जंक के रूप में घूम रहा है, वो किसी आपने करोड़ों रुपया प्रोजेक्ट लगा करके कोई आपने भेजा है सैटेलाइट, अगर उससे टकरा जाए तो ये खराब वाले जंक को तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपका जो करोड़ों लगा हुआ है इससे अगर टकरा गई तो ये आपका नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगी, काम करना बंद कर देगा, या तो उसके एंटीना में टकरा जाए या उसके सोलर प्लेट में टकरा जाए तो वो काम करना बंद कर देगी, और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। और इसके संदर्भ में 2-3 तरह के काम चल रहे हैं। एक तो काम ये चल रहा है कि आप कुछ ऐसे मिसाइल डेवलप कर रहे हैं जिस मिसाइल से आप क्या करेंगे, तो उसको मार करके आप स्पेस में उसको तोड़ देंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, लेकिन ये भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और जापान ने एक पहल की है कि जापान ज्यादातर जो सैटेलाइट के जो बॉडी पार्ट होंगे उसको लकड़ी से बना रहा है, ठीक है। तो एक बड़ा न्यूज ये हो सकता है जनवरी के फर्स्ट वीक का कि वुडन सैटेलाइट या लकड़ी का जो सैटेलाइट है वो दुनिया में पहली बार कोई देश बना रहा है, तो जापान की एक कंपनी बना रही है, सुमितोमो फॉरेस्ट्री उसका नाम है, और क्योटो यूनिवर्सिटी मिलकर के बना रही है। ये फर्स्ट आप लोगों का न्यूज होगा, ठीक है। तो आप लोगों से पूछेगा कि कौन से देश के द्वारा बनाया जा रहा है लकड़ी का सैटेलाइट, तो वो जापान बना रहा है। इतनी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद जाकर के जापान के स्पेस एजेंसी का नाम जक्सा, पता ही है आप लोगों को, राइट। चलिए, उसके बाद जाकर के ब्रेल
लिपि के बारे में आप लोगों ने पढ़े होंगे, ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में पढ़े होंगे। सर लुइस ब्रेल थे, और लुइस ब्रेल खुद भी दिव्यांग थे, आंखों से उनको दिखाई नहीं देता था। और दिखाई नहीं देने का मतलब ये नहीं है कि उनकी दुनिया खत्म हो जाती है। उन्होंने लुई ब्रेल ने खुद क्या किया कि एक ऐसे लिपि का आविष्कार किया जो संकेत होता है, ये जो छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इन डॉट्स को वो स्पर्श करके, टच करके वो पता कर सकते हैं कि कौन सा लेटर लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी को ब्रेल लिपि कहा जाता है, चूंकि लुई ब्रेल ने इसका आविष्कार किया है। और उन्हीं की याद में हम लोग उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। 4 जनवरी को वर्ल्ड क्या मनाते हैं? ब्रेल डे। वर्ल्ड ब्रेल डे मनाते हैं 4 जनवरी को। तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए कि 4 जनवरी को ब्रेल डे होती है और लुई ब्रेल की याद में मनाई जाती है। अब लुई ब्रेल थे कौन? तो ये बेसिकली नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए बनाया गया था। और लुई ब्रेल जो थे वो थे फ्रांसीसी एक टीचर थे जो खुद भी दिव्यांग थे, ठीक है। तो 4 जनवरी आप लोगों को याद रहेगा। देखिए हम लोग बहुत ज्यादा एनालिसिस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा एनालिसिस की गुंजाइश है नहीं, और खास करके बीपीएससी की बात करें, वही आईएएस होता तो आपको पता है कि यहीं पे अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपसे पूछेगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लुई ब्रेल, राइट। ऐसे करके लुई ब्रेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। वो ब्रिटेन के थे, उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, ऐसे करके 3 स्टेटमेंट देंगे। लेकिन बीपीएससी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा साधा है, वन लाइनर है। उसी हिसाब से 4 जनवरी क्या होगा? तो ब्रेल दिवस होगा, लुई ब्रेल की याद में। ज्यादा से ज्यादा कहां के थे? तो फ्रांस के थे, राइट। चलिए उसके बाद जाकर के हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है कि सरकार ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने 2022 तक किसानों के आय को कितना करने का लक्ष्य रखा है? डबल करने का, राइट। इनकम डबल करने का। उसी संदर्भ में यूपी सरकार के द्वारा भी एक निर्णय लिया गया है, और यूपी सरकार ने एक स्कीम शुरू की है, एक मिशन शुरू की है जिसका नाम है किसान कल्याण मिशन। यूपी पीसीएस में भी पूछ सकता है, बीपीएससी में भी पूछ सकता है कि कौन से राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो स्टेट का जो नाम होगा वो स्टेट का नाम होगा आपका किसान कल्याण यूपी, और जो मिशन है उसका नाम है किसान कल्याण मिशन। 6 जनवरी 2021 को शुरू किया गया है। किसानों की आय को डबल करने का सरकार का लक्ष्य है, ठीक है। और ये किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अब जाकर के एक और ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी, ठीक है। द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, और इसने जनवरी में एक जारी किया था दुनिया के सबसे बड़े दानकर्ताओं की सूची या दानियों की सूची की, सबसे ज्यादा दान दुनिया में कौन देता है, ठीक है। सबसे ज्यादा 2020 में किसने सबसे ज्यादा दान दिया है? तो इनको पहचान रहे आप लोग? हाँ, जेफ बेजोस। क्या है ये? अमेजन के, चलिए अमेजन के सीईओ, और इन्होंने सबसे बड़ा दान दिया है। तो जेफ बेजोस जो कि अमेजन के सीईओ है, फाउंडर भी है, इन्होंने 2020 में सबसे ज्यादा दान देने वाले व्यक्ति की सूची में ये नंबर 1 पे है। सबसे ज्यादा इन्होंने दान दिया है। कौन से सेक्टर को दान दिया है आप लोग बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं? क्लाइमेट चेंज, ठीक है। पर्यावरण जो परिवर्तन जो आ रहा है, जलवायु परिवर्तन जो आ रहा है, उसको लेकर के 10 अरब डॉलर का इन्होंने ये दिया है, दान दिया है क्लाइमेट चेंज से निपटने के संदर्भ में, ठीक है। कि क्लाइमेट से पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज का शिकार हो रही है पूरी दुनिया, उससे निपटने के लिए 10 अरब डॉलर का अनुदान यानी कि इन्होंने दान देने का फैसला किया है, या दिया है, इन्होंने दान किया है। और इस तरह से जेफ बेजोस जो है वो वर्ल्ड के सबसे बड़े दानकर्ता बन गए हैं, ठीक है। अमेजन के मुखिया है जेफ बेजोस। कौन से कंट्री के हैं आप लोग को याद रहेगा? यूएसए के, संयुक्त राज्य अमेरिका के। दुनिया के सबसे अमीर नहीं रह गए, आप लोगों को पता होगा। कौन सबसे अमीर बन गए? टेस्ला वाले, हाँ। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। तो रैंकिंग में बदलाव आया है वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्तियों में। आगे ये अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे है ये, ठीक है। और नर्मदा नदी में एक डैम है, आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में निकलती है, कहां से? अमरकंटक से। और उसके बाद जाकर के ये मध्य प्रदेश से होकर के एमपी से गुजरात में जाती है। गुजरात में जाने के बाद अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में इसमें एक डैम बनी हुई है सरदार सरोवर से पहले। सरदार सरोवर तो बाद में अभी हाल में बनी है। एक डैम है ओमकारेश्वर डैम। उसी डैम के पास खंडवा जिला मध्य प्रदेश का, ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट है, और वहां पे क्या किया गया है? तो एक फ्लोटिंग ये लगाई गई है, सोलर पावर प्लांट लगाई गई है, यानी नदी में तैरता हुआ एक सोलर पावर प्लांट है। और ये कौन सी नदी में है? ये नर्मदा नदी में ओमकारेश्वर डैम के पास, और तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना है। अब इसमें क्या होगा कि नदी में जब वाटर लेवल नीचे जाएगी तो ये नीचे चला जाएगा, वाटर लेवल ऊपर आएगी तो ऊपर आ जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लोटिंग
ये क्या कहते हैं उसको, सोलर पावर प्लांट कहाँ पे लगाई गई है, कौन सी नदी में, तो वो होगी आपकी कौन सी, नर्मदा नदी। इन विच स्टेट, मध्य प्रदेश। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, देख लीजिए, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग ये है पावर प्रोजेक्ट है। खास करके अगर हम लोग इसकी बात करें, सोलर पावर प्रोजेक्ट की बात करें, तो दुनिया में इससे ज्यादा बड़ा कोई भी पावर प्रोजेक्ट, सोलर पावर प्रोजेक्ट नहीं लगी है जो समुद्र में, हाँ नहीं, लगाने की इसकी घोषणा की गई है, अभी इस पे काम चल रहा है। 600 मेगावाट है, तो 600 मेगावाट का मतलब होगा कि ये सबसे बड़ा होगा वर्ल्ड का, फ्लोटिंग वाले में सबसे बड़ा होगा। ठीक है। वैसे इंडिया में सबसे बड़ा कौन सा है, मध्य प्रदेश में, हाँ रीवा। वेरी गुड। ठीक है, 750 मेगावाट की क्षमता है उसकी, तो वो फ्लोटिंग नहीं है, वो तो इंस्टॉल किया गया है, मैदान में इंस्टॉल किया गया है, ये फ्लोटिंग में होगा। ठीक है, आगे उसके बाद जाकर के अगर हम लोग बात करें तो अच्छा, आप लोगों के चैट, इतने सारे चैट मैं नहीं देख पाऊंगा क्योंकि ऑफलाइन में भी सारे स्टूडेंट क्लास है, तो बहुत ज्यादा जो गुड आफ्टरनून सब वगैरह सब होता था वो सारे गुड आफ्टरनून नहीं हो पाएंगे, सिर्फ जेन्युइन वाले डाउट वगैरह सब ही लेंगे। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून एक ही बार में कह देता हूं, सभी लोगों को जितने लोग ऑनलाइन है। आगे उसके बाद ये 2022-23 से काम करना शुरू कर देगी। उसके बाद जाकर के अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो ये है ये ईरान। ईरान की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि ईरान ने यूएसए के साथ एक समझौता किया था, इंटरनेशनल कम्युनिटी को विश्वास में लिया था कि वो यूरेनियम की प्रोसेसिंग नहीं करेगा। यूरेनियम की प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि जो यूरेनियम हम लोग 235, 238 के रूप में डायरेक्ट प्राप्त करते हैं, वो अलग अलग खनिज से हमें मिलता है, मिनरल से, और उस यूरेनियम का हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, हम लोग उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। और उस प्रोसेसिंग के बाद उस यूरेनियम का इस्तेमाल किसमें किया जा सकता है, दो प्रकार के काम में। कौन कौन से दो काम होंगे, ठीक है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, लेकिन ईरान जैसे देश, आपको लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने पे ही अगर वादा कर ले कि नहीं मैं सिर्फ बिजली बनाऊंगा, कल वो करके क्या करेगा, वो बम बनाएगा, राइट, परमाणु बम बनाएगा। और इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करें तो ये सब जो देश है, खास करके मिडिल एशिया के जो देश है, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। उनके किसी भी एटॉमिक कार्यक्रम पे पूरी दुनिया की इसलिए नजर होती है कि कब वो उनका जो एटॉमिक जो एनर्जी प्रोग्राम है वो कब से वेपन प्रोग्राम में बदल जाए, कोई ठीक नहीं है, कब कुछ हो जाता है। देखते हैं क्या हुआ अफगानिस्तान में। तो ऐसे सिचुएशन में पूरी दुनिया की फिर से नजर थी और ईरान को बड़े मुश्किल से सभी देशों ने तरह तरह के प्रतिबंध लगा करके ईरान को फिर से क्या किया था, अमेरिका वगैरह सब ने क्या किया था, तो उनके जो यूरेनियम वाला प्रोग्राम था उसको बंद करवा दिया था और फिर से ईरान ने शुरू कर दिया है। ईरान को लग गया है और ईरान ने शुरू कर दिया है, तो एक समस्या बनकर के उभरी है। तो एक न्यूज यहाँ पे ये बन सकता है कि कौन से देश ने ये एग्रीमेंट के बावजूद शुरू किया है। तो ईरान ने क्या किया है, तो यूरेनियम की इनरिचमेंट जो प्रोग्राम है वो शुरू कर दिया है फिर से। और यहां से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, इससे पहले 2015 में क्या हुआ था, तो एक समझौता हुआ था जिसके तहत ईरान ने क्या किया था, तो अपने इस परमाणु कार्यक्रम पे रोक लगा दी थी। चलिए, उसके बाद जाकर के अगर मैं बात करूं तो किसान सूर्योदय योजना। सूर्योदय योजना क्या है सुन लीजिए। तो जब फसलों की सिंचाई की जरूरत पड़ती है, इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, तो उस समय क्या होता है कि कई बार घरेलू क्षेत्र में या इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि किसानों को ये सिंचाई के लिए जो बिजली की जरूरत पड़ती है पंपिंग सेट के लिए, तो वो नहीं मिल पाता है प्रॉपर ढंग से और कई बार उनकी सिंचाई टाइम से नहीं हो पाती है। तो ये एक सिंचाई परियोजना के तहत बिजली को क्या किया जाएगा, सप्लाई किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए। तो आपसे पूछेगा किसान सूर्योदय योजना कहाँ शुरू की गई है, तो ये गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और ये सूर्योदय योजना क्या है, तो ये सूर्योदय योजना है कि 5 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक बिजली की सप्लाई की जाएगी किसानों को, ताकि किसान फसल के सीजन में अपनी फसलों की सिंचाई कर पाए। तो किसान सूर्योदय योजना क्या है, तो ये एक सिंचाई प्रोग्राम, ये एक बिजली सप्लाई प्रोग्राम है जो सिंचाई के लिए होगी। कहां पे, तो गुजरात में। ठीक है, इससे ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा नहीं। आगे नेक्स्ट, एलन मस्क। चलिए, इन्हीं का नाम आ रहा था, ये भी चर्चा में आगे। ब्लूमबर्ग की बात करें तो ब्लूमबर्ग एक इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड एक वेबसाइट है और उसने क्या किया है कि अरबपतियों की सूची जारी की है और उसमें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति किनको मिला है दर्जा, क्या नाम है इनका, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस कहां पे है, कहां के है ये, हाँ यूएसए के जेफ बेजोस है। और इन्होंने ठीक है, एक मिनट, अमेजन के जेफ बेजोस को पीछे छोड़ा है, सॉरी, ठीक है, और इनका नाम है एलन मस्क, सॉरी, ठीक है। तो एलन मस्क जो है, इनके कंपनी का नाम है टेस्ला। आप लोगों ने सुना होगा इनके कंपनी का नाम क्या है, टेस्ला। और हाँ,
और इन्होंने क्या किया है, इनकी कंपनी ने क्या किया है, तो इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने अमेजन के जो जेफ बेजोस है उसको पीछे छोड़ते हुए ये वर्ल्ड के क्या बन गए, रिचेस्ट पर्सन, सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं ये। ठीक है, आगे। अच्छा, इन्हीं का एक मामला आया था क्या, जब इनको अरबों का नुकसान हुआ था एक उसको लेकर के, बिटकॉइन को लेकर के, इन्हीं को हुआ था नुकसान शायद। आगे नेक्स्ट, तो जेफ बेजोस जो अमेजन के थे वो सबसे अमीर थे, वो सेकंड स्थान पे आ गए। नंबर 1 पे एलन मस्क है, और एलन मस्क कौन से कंपनी के है, तो टेस्ला के। आगे नेक्स्ट, उसके बाद जाकर के सत्य पॉल, तरह तरह के साउथ इंडिया में जो साड़ी होती है या फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो साड़ी वगैरह सब होते थे, उनके डिजाइनिंग के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस थे। देखने में तो ऐसे लगते नहीं है, बाबा जी लग रहे हैं। तो सत्यपाल की बात करें अगर, तो सत्यपाल ये फैशन डिजाइनर थे, साउथ इंडिया के थे, ठीक है, तमिलनाडु के थे, कोयम्बटूर में इनका निधन हो गया, और ये तरह तरह के साड़ियों के प्रिंट के लिए फेमस थे। इनका नाम था सत्यपाल। तो सत्यपाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, ऐसे करके पूछेगा, तो फैशन डिजाइनिंग। सीधे सीधे इनसे ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। प्रवासी भारतीय दिवस, आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे इसके बारे में, क्या क्या जानते हैं बताइए। सर इसी दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से हाँ, कौन से साल में वापस आए थे गांधी जी, 2015 में गांधी जी, 2015 सॉरी कह रहे, 1915 को वापस लौटे थे। गए कब थे, 18, हाँ 93 के आसपास या 94 में गए थे। ओबेदुल्ला नाम का एक भारतीय मूल का व्यापारी था साउथ अफ्रीका में, और उनका कुछ लीगल इशू चल रहा था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो गांधी जी को वो बुला करके ले गए। गांधी जी बैरिस्टर बन के लौटे थे, लंदन से लौटे थे कानून की पढ़ाई करके, वहां गए थे गांधी जी केस लड़ने के लिए, राइट, उनके तरफ से वकालत करने गए थे। उसके बाद फिर गांधी जी 21 साल साउथ अफ्रीका में रह गए, और उसके बाद जब 2015 में गांधी जी लौटे, सॉरी बार बार 2015 कहते रहे, सॉरी 1915 में जब गांधी जी लौटे, ठीक है, तो एक एक्सपीरियंस था उनके पास, और वो एक्सपीरियंस क्या था, हाँ अहिंसक ढंग से, हाँ हाँ बिल्कुल, अंग्रेजों से मुकाबला करना, और उसके बाद जाकर के आगे की कहानी आप लोगों को पता है। लेकिन गांधी जी आते ही मुकाबला नहीं करते हैं, बल्कि गांधी जी पहले क्या करते हैं, पहले पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, और इसके लिए उनके राजनीतिक गुरु उनको सलाह देते हैं कि पहले पूरा इंडिया घूम लो, इंडियन को जान लो, फिर आंदोलन करना। ठीक है, क्या नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, वेरी गुड। और उसके बाद इसी को यादगार बनाते हैं गांधी जी जितने भी प्रवासी है, यानी विदेश से रह करके भारत लौटे हैं, या भारतीय व्यक्ति जो विदेश में रह रहे हैं, हाँ एनआरआई डे भी कहा जाता है उसी को। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है भारतीय मूल के व्यक्ति और एक होता है प्रवासी भारतीय। दोनों में क्या अंतर होता है? सर जो यहाँ का व्यक्ति है जो बाहर रह रहा है, हाँ किसी का जॉब है, मेडिसिन हाँ 6 महीना बाहर रह रहा है, वो आएगा, वेरी गुड, हाँ वो एनआरआई हो गया, यानी प्रवासी हो गया, भारत में नहीं रहता है बल्कि विदेश में रहने वाला भारतीय व्यक्ति है। और भारतीय मूल का ये हो गया कि अगर वो एनआरआई विदेश में बस जाए और बाद में जो उनके बच्चे हो, अगली पीढ़ी हो, तो वो क्या कहलाएंगे, वो भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ कहलाएंगे। ठीक है, एनआरआई और पीआईओ दोनों में अंतर, हाँ बिल्कुल, कमला हैरिस पीआईओ है, और अगर हम लोग बात करें तो बाकी लोग अगर देखें, कोई एग्जाम्पल जैसे आपके गांव में कोई इंजीनियर साहब अभी गए हुए हैं, तो वो क्या हुए, वो एनआरआई हुए। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो गांधी जी लौटे थे, और उन्हीं की याद में, उन्हीं उसी दिन को विशेष मनाने के लिए, विशेष याद करने के लिए, और वो जो एनआरआई है जो अलग अलग देशों में जाकर के न सिर्फ भारत के मान सम्मान को बढ़ाते हैं, बल्कि उनसे अगर हम देखें तो एक जुड़ाव भी होता है भारत को। और दूसरा यह है कि उनके एक्सपीरियंस का, उन्होंने जो अचीवमेंट हासिल की है उसका भारत के संदर्भ में विकास में भी यूज किया जा सकता है, राइट। अगर कोई व्यक्ति है और बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और वो अमेरिका में इंजीनियर है या अमेरिका में डॉक्टर है, भले वो भारत नहीं लौटे, लेकिन उनके कुछ एक्सपीरियंस से हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं और उसका फायदा हम लोग ले सकते हैं। कई सारे जुड़े भी हुए हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सूरीनाम के राष्ट्रपति, ठीक है, जब भारत आए थे तो बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने क्या कहा था, का हाल बा। ठीक है, तो कितना अच्छा लगा था सुनने में कि कई 5 पीढ़ी हो गए हुए और अभी भी भोजपुरी नहीं भूले हैं, राइट। हाँ हाँ हाँ, सेशल्स के भी है। तो कुल मिला करके तो इसी दिन को यादगार बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, तो 9 जनवरी को एनआरआई दिवस यानी कि हम लोगों ने प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का फैसला किया। इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस और दूसरे वाले में क्या अंतर था? बिल्कुल आत्मनिर्भर का था, किसी को नहीं बुलाया हम लोगों ने। इस बार हम लोगों ने सब चीज क्या किया,
बिल्कुल एकदम ऑनलाइन ही सब कुछ हुआ। तो कोविड महामारी की वजह से क्या हुआ, कोविड-19 महामारी की वजह से डिजिटल माध्यम से हुआ। जिन जिन एनआरआई को इंडिया में इनवाइट किया जाता उनको अपने ही घर से बोला गया कि आप जूम ऐप पे लाइव रहिए, ठीक है, उनको वैसे ऑनलाइन सम्मानित कर दिया गया, ठीक है। और ये 16वां प्रवासी दिवस था और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि इस बार जो नारा दिया गया था वो क्या नारा दिया गया था, हाँ बिल्कुल, यानी आत्मनिर्भर भारत में योगदान का नारा दिया गया था। यानी एनआरआई जो है उनका भारत को आत्मनिर्भर बनाने में जो योगदान हो सकता है वही इस बार का, ठीक है, उस बार का मोटो था। ये वाजपेयी जी का हल्का हल्का फोटो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि 2004 में जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री पद से हटे थे मई 2004 में, उससे पहले वाजपेयी जी 2003 में अगर बात करें तो पहली बार जनवरी 2003 में भारत में प्रवासी भारतीय दिवस सबसे पहले मनाया गया था। तो भारत में सबसे पहले प्रवासी दिवस भारतीय दिवस कब, तो 2003 में मनाया गया था। और ये मनाए जाते हैं, गांधी जी 9 जनवरी 2015 को वापस लौटे थे साउथ अफ्रीका से, ठीक है। आगे एक बार थोड़ा ऑनलाइन वाले को भी देख लेते हैं, वो लोग बुरा मान जाएंगे। वंदे भारत मिशन के तहत 45 लाख लोग प्रवासी को भारत लाया गया था। अच्छा चलिए, वेरी गुड रजत गुप्ता जी, वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड। आगे नेक्स्ट, कोई डाउट होगा तो ले लूंगा मैं आप लोगों का। चलिए, वर्ल्ड हिंदी डे, दो तरह के हिंदी दिवस मनाते हैं। एक मनाते हैं भारत में हिंदी दिवस, कितने तारीख को, सितंबर में, कितने सितंबर को मनाते हैं, ठीक है, इसी महीने मनाएंगे, एकदम से मुझे डेट नहीं याद आ रहा है। और दूसरा वर्ल्ड में मनाते हैं हिंदी दिवस, और वो मनाते हैं हम लोग कितने तारीख को, 10 जनवरी को। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और इसका मेन उद्देश्य यही है कि हिंदी का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा किया जाए, इसलिए 10 जनवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस, यानी वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं, ठीक है। 10 जनवरी को मनाते हैं और सबसे पहले 2006 में शुरू किया था, ठीक है। और वो इसलिए शुरू किया था क्योंकि नागपुर में हिंदी सम्मेलन सबसे पहले बुलाई गई थी, और वो बुलाई गई थी 1975 में 10 जनवरी को। उसी की याद में हम लोग मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। उसके बाद जाकर के कोविड-19 टीकाकरण अभियान, अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। आज तक का कितना डेटा होगा, लगभग 65 करोड़ हो चुका है क्या, हाँ 64 या 65 करोड़। जब शुरू किया गया था तो तब एक संदेह था, एक क्वेश्चन मार्क था कि क्या भारत वाकई में, संदेह हुआ था कई सारे लोगों को, कई सारे विदेशी मीडिया जो वेस्टर्न कंट्री की, उन्होंने वो कहा था कि भारत इतने बड़े अभियान को कैसे चला पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। भारत में कितना 130 करोड़ प्लस आबादी हो चुकी है। अगर आप वर्ल्ड का अगर लाइव देखेंगे, पॉपुलेशन का जो घड़ी होती है उसको देखेंगे तो 1 अरब 38 करोड़ के आसपास आबादी भारत के, राइट, हाँ हाँ बिल्कुल अमेरिका के। लेकिन आज जब यही चीजें वेस्टर्न कंट्री ने डाउट किया था, सवाल उठाए थे कि भारत कैसे कर लेगा, ठीक है, और कई सारे लोगों ने भारत में भी ये बात कहा था। और आज भारत ने हर प्रकार का रिकॉर्ड, कोविड-19 के जांच से लेकर के, उसकी टेस्टिंग से लेकर के, उसके इलाज से लेकर के, और उसकी क्या कहते हैं उसको, वैक्सीनेशन तक, हर चीज में भारत रिकॉर्ड ही बनाया है। और अभी तो भारत ने एक दिन में 1 करोड़ का भी रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। दुनिया में 100 ऐसे देश है जिसकी आबादी 1 करोड़ के आसपास होगी या उससे कम होगी, तो भारत एक एक दिन 1 करोड़ और 65 करोड़ के आसपास भारत पहुंच चुका है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से जस्ट डबल, ठीक है, पूरी यूएसए की आबादी का जस्ट, तो लगभग 64-65 करोड़। भारत ने उस समय क्या किया था कि भारत में शुरुआत कब हुई थी ये पूछ सकता है कि 16 जनवरी से शुरुआत की गई थी। और सबसे पहले इंडिया में फ्रंटलाइन वर्कर्स जो थे, हाँ ठीक है, उन्हीं लोगों को किया गया था, बिल्कुल। और फ्रंटलाइन में कौन कौन आते थे, जो कोविड-19 से के देखभाल से जुड़े हुए लोग थे, जितने भी, चाहे सफाई कर्मी थे, डॉक्टर थे, नर्स थे, सपोर्टिंग स्टाफ थे, उसके बाद पुलिस कर्मी थे, सैन्य कर्मी थे, और उन सभी को पहले किया गया और उसके बाद करके आम नागरिकों के लिए खोला गया। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि भारत में कोविड-19 के टीकाकरण की शुरुआत कितने तारीख को हुई थी, तो वो हुई थी 16 जनवरी को। उसके बाद 12 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग, उससे पहले यूथ दिवस, ठीक है, यूथ डे या युवा दिवस कह लीजिए आप लोग, किनकी याद में मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद। चलिए, तो 12 जनवरी को हम लोग मनाते हैं कौन सा, विवेकानंद जयंती मनाते हैं, और इसी जय को राष्ट्रीय युवा दिवस भी कहा जाता है। विवेकानंद जयंती को ही नेशनल यूथ डे के रूप में ही हम लोग मनाते हैं हर साल 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे, कोलकाता में। बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस थे, ठीक है। इन्होंने इनका जो सबसे बड़ा योगदान जो वो है कि वर्ल्ड में जो विश्व धर्म संसद हुआ था, यानी पूरे धर्म के जो सभी धर्म के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था, तो उस समिट में शिकागो में इन्होंने क्या किया था,
इन्होंने भारत के संदर्भ में या सनातन धर्म के संबंध में अपना विचार रखा था, और जिस विचार की वजह से पूरे दुनिया के लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। और पहली बार उनको लगा था कि जिस भारत के बारे में हम लोग कहते हैं कि सपेरों का देश है, उस भारत में इतनी ज्यादा वेल डेवलप एक कल्चर पाई जाती है, एक धर्म है और एक वेल डिफाइंड धर्म है। ऐसा नहीं है कि कोई रूढ़िवादिता है। हाँ, सनातन धर्म जो अपने ओरिजिनल रूप में है वो पूरी तरह से रूढ़ी से वाद से मुक्त है, और वो पूरे दुनिया को अपने भाईचारे वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ पूरी दुनिया को अपना भाई मानता है। ओरिजिनल सनातन धर्म की अगर हम लोग बात करें तो उसमें अगर आप देखेंगे तो कहीं कोई कमी आपको नजर नहीं आएगी। और ये चीज सबसे पहले दुनिया को उन्होंने उस समय बताया था जब पूरे दुनिया के सभी धर्मों के लोग इकट्ठा होकर के अपने अपने धर्मों को महान बता रहे थे। तो हाँ बिल्कुल, हाँ बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं, उनके बारे में सुना होगा आप लोगों ने। तो 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद या सम्मेलन हुआ था, और उसमें उन्होंने सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। नरेंद्रनाथ दत्त बचपन का नाम था। और स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आगे इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी अपने गुरु की याद में। उसके बाद जाकर के सी विजिल क्या है देख लीजिए। तो सी विजिल दरअसल क्या है कि भारत के पास अगर आप देखेंगे तो 7,500 किलोमीटर से लंबी कोस्ट लाइन यानी तट रेखा है। इस कोस्ट लाइन या तट रेखा की बात करें तो इसमें भारत को कई तरह के खतरे हैं। एक तो खतरा यह है कि समुद्री डाकुओं से भी खतरा हो सकता है। हालांकि समुद्री डाकू आपको पता है सोमालिया के आसपास ही रहते, इधर आने की अब हिम्मत नहीं कर रहे। यहां से जो मेन खतरा है वो है घुसपैठ का खतरा है। और खास करके आपने मुंबई में देखा होगा जब हमला हुआ था तो इधर की तरफ से अरब सागर की तरफ से क्या हुआ था, एंट्री किया था इन लोगों ने, राइट। तो भारत के पास जो 7,500 किलोमीटर की ये तट रेखा है, इसमें दो संदर्भ में दो चीजें जरूरी है। एक तो है भारत का व्यापारिक हित है और दूसरा भारत का सामरिक हित है। व्यापारिक हित कहने का मतलब है कि रेवेन्यू कलेक्शन करना, रेवेन्यू इंपोज करना। अगर भारत के कोई टेरिटोरी एरिया से जा रहा है, गुजर रहा है तो भारत रेवेन्यू वसूलेगा। दूसरा भारत के आर्थिक हित के अलावा क्या है कि स्मगलिंग वगैरह सब भी हो सकता है, उसको भी रोकना। और लॉ एंड ऑर्डर यानी कि भारत में घुसपैठ वगैरह सबकी भी समस्या रही है। तो इसके लिए सी विजिल नाम का अभ्यास किया गया था, और वो किया गया था एक तटीय क्या था, कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज था। और इसमें कई सारे संगठनों ने भाग लिया था जिनके जिनके सबके हित जुड़े हुए हैं भारत के समुद्री क्षेत्र से। किसके किसके जुड़े हुए हैं? तटरक्षक बल के, नौसेना के, कस्टम डिपार्टमेंट के। और इन सभी ने मिल करके यहाँ पे एक्सरसाइज किया था। और इसमें कौन कौन से थे? तो कस्टम विभाग भी थे, तटरक्षक बल भी थे, समुद्र से जुड़े हुए अन्य एजेंसी भी थी, नौसेना भी थी। और इन लोगों ने, और इसका नाम दिया गया था सी विजिल। तो सी विजिल क्या है? तो सी विजिल एक तटीय रक्षा अभ्यास था, और इसका आयोजन किया गया था जनवरी 2021 में। आगे उसके बाद जाकर के अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश चर्चा में, एक मिनट, पानी वानी पता नहीं कब का रखा हुआ ये पानी। वेनेडियन, वेनेडियन क्या होता है बताइए आप लोग? वेनेडियम, वेनेडियम एक प्रकार का धातु होता है जिसको आयरन में मिलाया जाता है, और आयरन में मिलाने के बाद एक अच्छे क्वालिटी का स्टील तैयार किया जा सकता है। ठीक है, एक अच्छे क्वालिटी, जैसे या तो कुछ लोग क्रोमियम मिलाते हैं, अच्छे स्टील बनाने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है। यहाँ पे वेनेडियम भी मिला करके एक अच्छे प्रकार की स्टील बनाई जा सकती है। चाइना जैसे देशों में बहुत ज्यादा वेनेडियम होता है, भारत में वेनेडियम नहीं होता है, इसलिए अच्छे स्टील के लिए हमें मंगाना पड़ता है दूसरे कंट्री से। अगर हम लोग बात करें तो जीएसआई जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो संभावना जताई है, वो संभावना जताई है सर्वे करके कि अरुणाचल प्रदेश में इसका बहुत बड़ा भंडार मिल रहा है। दिखाई दे रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम का बहुत बड़ा भंडार है। तो हाल ही में पूछा जाएगा कि कहां पे वेनेडियम के सबसे बड़े भंडार की खोज की गई, भारत में कहां पे? तो भारत में अरुणाचल प्रदेश में इसकी खोज की गई है। ठीक है, संभावना व्यक्त की गई है, लगभग कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। तो स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा भंडार अगर देखे तो वो वेनेडियम का कहां पे होगा? चाइना में होगा। ठीक है, मशीन पिस्टल, ठीक है, इसका नाम है अश्मी, ASMI, अश्मी। अश्मी जो है वो संस्कृत वाला या हिंदी वाला जो शब्द होता है, अश्मिता जो होती है, उससे जुड़ा हुआ है, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कह लीजिए, या आप जो कह सकते हैं इसको। तो भारत में 9 mm की जो पहली स्वदेशी पिस्टल ये बनाई गई है। ठीक है, 9 mm की ये पिस्टल होगी। और अगर इसकी बात करें अगर हम लोग, तो ये सुरक्षा बलों को दिया जाएगा। और ये क्या होगा? तो ये परंपरागत जो पुराने वाले जो 9 mm वाला जो पिस्टल है उसकी जगह लेगा। इसका नाम रखा गया है अश्मी, मशीन पिस्टल है ये, इसका नाम रखा गया है अश्मी। तो आपसे पूछेगा अश्मी क्या है? तो ये डीआरडीओ के द्वारा डेवलप एक क्या है? एक पिस्टल है जो कि डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई है। हाँ,
हाँ, दोनों आर्मी डिमांड करती है अपनी, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उसकी जरूरत के अनुसार कि हमें इतना वजन का चाहिए, इतनी भारी होनी चाहिए, इस हिसाब से होना चाहिए कि हम उसको कैरी कर सके, उसके अकॉर्डिंग डीआरडीओ क्या करती है। तो डीआरडीओ हमारे जो चारों बल है, 4 रक्षा बल कौन कौन से होते हैं? सुरक्षा बल में भारत में अगर सेना के तरफ से देखें, रक्षा मंत्रालय में 4 फोर्स होते हैं, कौन कौन से? कोस्ट गार्ड, चारों, ठीक है। उसके अलावा जो पैरामिलिट्री होती है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। तो उनकी जो डिमांड होती है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग डीआरडीओ को रिसर्च करके इसको डेवलप करने का काम करती है। सेना ने भी इसमें योगदान दिया है, चूंकि सेना प्रैक्टिकल लेवल पे काम करती है, उनको पता है कि कौन से हथियार हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, उस हिसाब से इसको तैयार किया गया है। तो अस्मी क्या है? तो अस्मी एक स्वदेशी पिस्टल है जो कि तैयार किया गया है डीआरडीओ और सेना के द्वारा मिलकर के, ठीक है। और उसके बाद जाकर के भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? 73rd, हाँ, एक्चुअली क्या है कि ब्रिटिश सरकार जब भारत से जा रही थी तो ऐसा अमेरिका की तरह नहीं गई थी। आज भी इसीलिए ब्रिटिशर्स की ज्यादा इज्जत है, अमेरिका से ज्यादा इज्जत है। अमेरिका कैसे गया है अफगानिस्तान में, आपने देखा होगा, राइट, अव्यवस्था करके, किसी को कुछ सौंपा नहीं, बल्कि अपने हथियार को नष्ट करते हुए छोड़ के भाग रहा था, ठीक है। जितना तक पहले नागरिकों को निकाला, फिर जल्दी जल्दी से खुद फाइटर वो प्लेन में बैठा और उसके बाद निकल लिया। और उसके बाद जाकर के देख लीजिए कि अफगानिस्तान की क्या हालत हुई है। ब्रिटेन ने भारत पे एक लंबे समय तक शासन किया। 1757 की बात करें, प्लासी की लड़ाई, और 1947 अंग्रेजों के जाने का, हाँ, तो वही 200 यानी 190 वर्ष अगर आप मान सकते हैं। प्लासी से अगर आप उसको काउंट करेंगे तो 190 वर्ष होता है। लेकिन अंग्रेज के और फ्रांस, ये अमेरिका, दोनों में अंतर था। ब्रिटिशर्स भारत जब आए थे तो ब्रिटिशर्स ने कभी ये स्वीकार नहीं किया कि हमने भारत को गुलाम बनाया हुआ है, ठीक है। कौन से नैतिक आधार पे वो भारत पे शासन करने का दावा करता था? मतलब उसका कहना था कि हमें कानूनी हक है भारत पे शासन करने का, और जब ये हो जाएगा, हमारा ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा, हम निकल लेंगे। एक कानूनी अधिकार के तहत ब्रिटेन, कौन सा कानून था जिसके अधिकार के तहत वो शासन कर रहा था भारत में? हाँ, नहीं, एक अधिकार उसको किसने दिया था भारत पे शासन करने का? इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। 1764 में क्या हुआ था? बक्सर की लड़ाई हुई थी। तो 1765 में जो इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी, उसमें से जो दूसरी वाली संधि हुई थी ना, उस संधि पे सिग्नेचर किया था शाह आलम ने, शाह आलम सेकंड। और शाह आलम जो सेकंड था वो कौन था? मुगल सम्राट था, राइट। मुगलों का उस समय वो सम्राट था, भले ही उसके पास पावर नहीं हो, हाँ, बिल्कुल। उस शाह आलम का मकबरा यहाँ वजीराबाद में है, क्रॉसिंग के पास। ये जो वजीराबाद क्रॉसिंग के पास एक पुरानी वाला खंडहर नहीं देखते हैं आप लोग, देखा होगा आप लोगों ने, वो उसी शाह आलम सेकंड का है। बाद में उसको अंधा कर दिया गया था, पता होगा आप लोग को। उस शाह आलम ने क्या किया था? देखिए क्या होता है, पावर भले ही ना हो लेकिन सिग्नेचर का इंपॉर्टेंस होता है। और वो उस समय औपचारिक रूप से मुगल बादशाह था। और अगर आप देखेंगे तो भले ही मुगल के जितने भी नवाब थे या स्थानीय शासक थे, चाहे हैदराबाद वाले हो, चाहे बंगाल वाले हो, अवध वाले हो, भले ही मुगलों को वो इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, यानी उनको रेवेन्यू भले ही नहीं भेजते थे, लेकिन वो खुद को अपने आप को मुगल का ही वो मानते थे, क्योंकि उनके दादा या परदादा को मुगलों ने ही वहां पे अपॉइंट करके नवाब बनाया था, राइट। और वो मुगल के ही साम्राज्य के अंदर आते थे। ऑफिशियल तरह से देखे, भले ही वो प्रैक्टिकली नहीं थे उसके अंदर, वो आजाद हो गए थे। मुगलों के पास अब इतनी ताकत नहीं थी कि कंट्रोल कर सके या रेवेन्यू वसूल सके या दंड दे सके, लेकिन उसके बावजूद तो ब्रिटिशर्स ने उनसे साइन करवाया था इलाहाबाद में। और वो साइन क्या हुआ था? दीवानी अधिकार उसको मिला था, यानी भारत में शासन करने का अधिकार। और यही, इसी के बदले में उसको पेंशन दिया जाता था, समझे। तो पेंशन का मतलब ये था कि आप लाल किला में रहेंगे, ठीक है, आप शासन नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास अब वो स्थिति नहीं है शासन करने का, लेकिन चूंकि मालिक आप ही है, जैसे किसी की जमीन को कोई नहीं ले लेता है, किराए पे ले लेता है, वो वाली स्थिति। और उस अधिकार के तहत वो शासन कर रहा था, ठीक है। और इसीलिए ऑफिशियल ढंग से अगर देखेंगे तो अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा, भारत को ऐसे नहीं छोड़ के चले गए। और दूसरी स्थिति ये थी कि ब्रिटिश, ये अमेरिका जो थे अभी फ्रांस में, तो अमेरिका में आप लोगों ने ये देखा होगा कि अमेरिका ने फ्रांस की किसी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं संभाला था। वो एक ऑपरेशन के तहत आए थे, उनको एक मिनट, नेक्स्ट। तो हुआ यह था कि अमेरिका ने क्या किया, तो अमेरिका वहां की जो लोकल फोर्स है उसके साथ मिल करके ऑपरेशंस कर रही थी, लॉ एंड ऑर्डर संभाल तो रही थी, लेकिन वहां पे कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं संभाल रहे थे या किसी भी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट उनके हाथ में नहीं था। लेकिन भारत में क्या था कि भारत में एसडीएम,
चाहे आर्मी ऑफिसर्स हो, ठीक है, चाहे एयरफोर्स हो, सब में, चाहे नेवी हो, चाहे अदर डिपार्टमेंट में, सब में ब्रिटिशर्स थे। और वो ऑल इंडिया सर्विस आईसीएस के तहत आए हुए थे, आपको पता होगा, इंडियन सिविल सर्विसेज के तहत वो अधिकारी बन के भारत में आए थे, प्रॉपर एग्जाम हुआ था उनका, सब कुछ हुआ था। तो भारत में जो लाखों अंग्रेज ऑफिसर्स रह रहे थे, लाखों ब्रिटिशर्स इंडस्ट्री चला रहे थे इंडिया में, चाय के बागान थे, उनके फार्म थे, उन सारी चीजों को सेटलमेंट करना था। कोई 5 साल के लिए इंडिया में आए थे, कोई 5 साल ही हुआ था, कोई अभी ज्वाइन करके ही आए थे, उनके पेंशन, उनके रिटायरमेंट, उनके वीआरएस, यानी भारत में एक जो सिस्टम था जिसमें अंग्रेज भी शामिल थे अधिकारी, उनकी सारी चीजों को सेटलमेंट करना था। और इसके लिए माउंटबेटन को इंडिया उन्होंने भेजा था। और इसीलिए अगर हम लोग बात करें तो अंग्रेज भारत से ऐसे नहीं चले गए, अंग्रेजों ने हर चीज को एक एक तरीका से सिस्टमैटिक ढंग से ट्रांसफर किया है। और इसी के तहत उन्होंने जनरल करियप्पा को क्या किया था, तो भारतीय सेना की कमान सौंपी थी उस दिन। यानी इंडियन जो अंग्रेजों की ही बनाई गई सेना है, अंग्रेजों की ही बनाई गई रेलवे है, उसी को हम लोगों ने आगे थोड़ा और डेवलप किया है, तो उसकी कमान उन्होंने सौंपी थी। और इसी की याद में मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो आर्मी डे कब मनाते हैं हम लोग? 15 जनवरी को मनाते हैं। और 15 जनवरी को क्या हुआ था, तो 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा थे, बाद में जनरल बने थे ये, इंडिया के भारतीय इंडियन आर्मी के जनरल भी बने थे, ये प्रमुख बने थे। तो उस क्या हुआ था, 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बचर से भारतीय सेना की कमान संभाल ली थी। यानी उन्होंने भारतीय सेना की कमान इनको औपचारिक रूप से ऑफिशियल ढंग से दे दिया था अंग्रेजों ने। और उसके बाद अंग्रेज के जो ऑफिसर्स थे वो एक एक करके क्विट करके इंडियन आर्मी से चले गए थे। यानी इंडिया में कोई अव्यवस्था नहीं फैली, बल्कि बड़े आसानी से अच्छे से ट्रांसफर हो गया था पावर का। ठीक है, उन्हीं के बनाए गए रेजिमेंट ऑलरेडी काम कर रही है आज भी, अंग्रेजों का ही रेजिमेंट है। जितने आप लोग जो सुनते हैं, राजपूताना राइफल सुनते हैं, असम राइफल सुनते हैं, राजपूताना रेजिमेंट सुनते हैं, गोरखा रेजिमेंट सुनते हैं आप लोग, सिख रेजिमेंट, ये सारे रेजिमेंट किसी को भंग नहीं किया गया। इनको क्या किया गया, इनके पावर करियप्पा साहब को ट्रांसफर कर दिया गया था। और ये उसी रूप में आज भी काम कर रही है। जहां जहां ब्रिटिशर्स के आर्मी कैंट थे, वो कैंट आज भी है। अंबाला कैंट हो, चाहे क्या कहते हैं उसको, दानापुर कैंट हो, चाहे मेरठ कैंट हो, ये सब अंग्रेजों के बनाए गए कैंट है। ठीक है, हम लोगों ने बाद में डेवलप तो किया, लेकिन ऐसा नहीं कि अंग्रेज छोड़ के चले गए। और इसी की याद में 15 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। तो इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं। और इससे यह भी क्लियर हो गया कि भारतीय सेना की पहली कमान संभालने वाले भारतीय कौन थे, तो जनरल करियप्पा थे। ठीक है, आगे मास्को शहर का ये सीन है, देख लीजिए आप लोग। दिल्ली के ट्रैफिक, मुखर्जी नगर के ट्रैफिक को देख करके इरिटेट हो जाते हैं, एक या दो कार और ऑटो जा रही होती है। ये देखिए मास्को के ट्रैफिक है ये, ठीक है। और 2020 में दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर चुना गया है, किसको, मास्को को। ठीक है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स नाम से एक इंडेक्स जारी की गई थी, और जिसमें मास्को को दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला या सबसे ट्रैफिक वाला शहर घोषित किया गया है। मास्को कहाँ पे है, रूस की कैपिटल है मास्को। और मास्को को क्या माना गया है, विश्व का सबसे, ठीक है, भीड़ भाड़ वाला। और दूसरे स्थान पर कौन रहा है, इंडिया। तो सेकंड स्थान पर मुंबई है। भारत के और भी शहर इसमें आएंगे, देख लीजिए आप लोग। तो टॉप 10 में अगर मैं बात करूं तो बेंगलुरु भी आ रहा है, नई दिल्ली भी आ रहा है। बेंगलुरु 6ठे स्थान पर है और दिल्ली 8वें स्थान पर है। तो वर्ल्ड का सबसे भीड़ भाड़ वाला जो शहर होगा वो होगा मास्को, और दूसरा सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला मुंबई होगा। ठीक है, उसके बाद जाकर के उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान, ये क्यों चर्चा में रहे, मतलब ऐसे कहा जाता है, मर गया तो गरीब लोगों के लिए कहते हैं, बड़े आदमी लोगों को तो, हाँ, बड़े आदमी का तो स्टेटस लगाया जाता है। शास्त्रीय गायक और संगीतकार थे। 17 जनवरी को इनका निधन हो गया। पद्म भूषण पद्म विभूषण मिला हुआ था। तो आपसे पूछेगा कि उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान जिनकी जनवरी में निधन हो गई या हाल ही में निधन हो गई, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, संगीत पूछ लेगा, तो ये संगीत से ही रिलेटेड थे। ठीक है, गायन और संगीत से ही रिलेटेड थे, शास्त्रीय गीतकार थे और संगीतकार थे। और एक चीज और बता दूं, ये सोनू निगम के गुरु रहे। ठीक है, हालांकि यहाँ पे नहीं है इन्फॉर्मेशन, ये सोनू निगम के गुरु रहे। सोनू निगम ने इन्हीं से ही शास्त्रीय संगीत सीखा था। ठीक है, आगे नेक्स्ट। उसके बाद जाकर के तो क्या नाम है इनका, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान। आगे, चीन की इकोनॉमी, मतलब पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने के बाद एक देश ऐसा है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी माइनस में जा रही थी, और ये खूब ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था दुनिया को,
पूरी दुनिया की इकोनॉमी माइनस में जा रही थी और इसका प्लस में जा रहा था। तो 2020 में भारत जैसे देश में आपको पता होगा कि 20% से भी ज्यादा जीडीपी भारत की माइनस में हुई थी, राइट। जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस में 22% के आसपास हुआ था। दुनिया में सबसे ज्यादा सिंगापुर 40% से ज्यादा गिर गई थी उसकी जीडीपी। और उस दौरान चीन चुपचाप से शुरुआत में कोरोना फैलाने के बाद मास्क, उसके बाद जाकर के किट, और उसके बाद जाकर के वो बेच रहा था, ठीक है। अभी भी कर रहे हैं चाइनीज वाला। और वही, और इस तरह से 2020 में, हालांकि देखिए क्या हुआ कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन होने की वजह से दुनिया में डिमांड घटी, ज्यादातर चीजें लोगों की स्थिति नहीं रह गई खरीदने की, चाइनीज सामान। फिर भी पूरी दुनिया में जब माइनस में इकोनॉमी थी तो चाइना की प्लस में जीडीपी ग्रोथ रेट थी और वो थी 2.3%। तो चाइना की अगर मैं बात करूं तो चीन की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी 2020 में 2.3% रही, जो कि प्लस में रहा। और बाकी हर देश का, लगभग हर देश का, जितनी भी बड़ी इकोनॉमी की बात कर ले, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी यूएसए है, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट चाइना है, उसके बाद जाकर के बाकी थर्ड फोर्थ में कौन कौन से आते हैं जी, इंडिया 6th पे है, ठीक है, इंडिया नहीं, रसिया टॉप 10 में भी नहीं है, रसिया 11 में है, ठीक है, फ्रांस हो गई, जर्मनी हो गई, उसके बाद ब्रिटेन 5वें नंबर पे है, और छठे स्थान पर कौन है, इंडिया है छठे स्थान। नहीं, भारत 5वें पे 19 में आई थी, और 20 के कोरोना काल की वजह से भारत फिर से किस पे आ गए, छठे स्थान पे आ गए। अब भारत को सफर करना पड़ेगा, 2025 तक इंतजार करना पड़ेगा फिर से 5वें स्थान पे आने के लिए। तो ऐसी स्थिति में जब सबकी इकोनॉमी गिरी है तो चाइना ने 2.3% जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव किया है 2020 में, और ये एक बड़ी इंफॉर्मेशन होगी। वेन रूनी कहाँ के स्ट्राइकर है, ब्रिटेन के, यानी इंग्लैंड के। तो वेन रूनी जो कि इंग्लैंड के सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर है, स्ट्राइकर है, इसीलिए गोल सबसे ज्यादा किया है इन्होंने। और वेन रूनी ने क्या किया, खेल से संन्यास ले लिया, फुटबॉल से। तो आपसे पूछ सकता है कि वेन रूनी किस क्षेत्र से संबंधित है, रिलेटेड टू, ऐसे करके पूछ सकता है। तो स्पोर्ट्स कहां से, फुटबॉल से, और कौन से देश के है, तो इंग्लैंड के फुटबॉलर है। या पूछ सकता है हाल ही में संन्यास ले लिया, किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे, तो वेन रूनी इंग्लैंड के फुटबॉल खिलाड़ी होंगे। सौरभ चौधरी, हालांकि ये गए तो थे इसमें भी शायद, ठीक है, ओलंपिक में गए थे, टोक्यो ओलंपिक में गए थे, शुरुआत में क्वालिफाइंग राउंड में अच्छा किया भी था, हालांकि मेडलिस्ट में तो नहीं है इनका नाम। लेकिन सौरभ चौधरी एक युवा क्या कहते हैं उसको, एक युवा निशानेबाज है। और 10 मीटर एयर पिस्टल, जो सबसे उसका सिंपल वाला वर्जन होता है, ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि वो ट्रायल के दौरान इन्होंने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। अच्छा, फाइनल खेला था, सॉरी, घरेलू वाले में फाइनल में 246.9 अंक के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन वो इंडिया में घरेलू प्रतियोगिता में इन्होंने ट्रायल्स के दौरान अपना खिताब नाम किया था, और उसके बाद जाकर के इन्होंने क्या किया था, ये ट्रायल वाला ही था एक तरह से देखे, और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि ये गए तो थे उसमें, लेकिन नहीं जीत पाए थे टोक्यो में। आगे तो सौरभ चौधरी किससे संबंधित है यही पूछेगा, चूंकि उभरता हुआ खिलाड़ी है तो उभरते हुए खिलाड़ी से पूछा जाता है। कोनेरू हम्पी पूछ लेता है, दीपिका पल्लिकल पूछ लेता है, मैरी कॉम तो बहुत ज्यादा फेमस है तो नहीं पूछेगी कौन से खेल से संबंधित है, लेकिन ज्यादातर पूछ लिया जाता है। कई सारे ऐसे खिलाड़ी, अभी आपने देखा होगा कि गोल्फ वगैरह सब में कई खिलाड़ी थे, जो एक लड़की थी जो 4थे स्थान पे आई है, क्या तो नाम था, हाँ, अदिति अशोक, तो उससे पूछ सकता है क्वेश्चन। तो आमतौर पर ज्यादातर जो ऐसे वाले स्पोर्ट्स, क्रिकेट को छोड़ करके अगर आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स है जिसमें इंडिया अभी उभर रहा है, तो ऐसे खिलाड़ियों के नाम आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर देखेंगे तो एक तो पूछा जाता है कि कौन से इवेंट में किसने जीता है, विजेता के नाम पूछता है, उप विजेता का नाम पूछता है। दूसरा पूछता है कि इवेंट कहाँ पे हुआ था, उसका वेन्यू कहाँ पे है, कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। मेडलिस्ट के तो नाम खैर पूछता ही है, वेन्यू भी पूछता है। और कई ऐसे खिलाड़ी है जो ऐसे खेल से संबंधित है जिस खेल का बहुत ज्यादा नाम नहीं है। जेवलिन थ्रो को भी अब लोगों ने जानना शुरू किया है, राइट, इस बार से लोगों ने जानना। तो जेवलिन थ्रो की तरह इंडिया में और भी कुछ थ्रो है, डिस्कस थ्रो भी है, शॉर्ट पुट भी है, उसके खिलाड़ियों के भी नाम आप लोगों को याद कर लेना चाहिए कि कौन कौन से हैं जो उभरते हुए खिलाड़ी है। आगे तो सौरभ चौधरी निशानेबाज है, युवा निशानेबाज है, इतनी बातें आप लोगों से पूछी जा सकती है। चलिए, अच्छा, मोदी जी भी आगे, चलिए। तो अगर मैं बात करूं तो जो सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी जो होते हैं, जो ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, वो कई बार पॉलिटिकल क्षेत्र से भी चुने जाते हैं। पहले केशुभाई पटेल जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो वहां के ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, और अभी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो मोदी जी को बनाया गया है, ठीक है। तो मोदी जी इसलिए चर्चा में रहे, चर्चा में तो रहते ही है, रोज ही चर्चा में रहते हैं। जनवरी में इसलिए चर्चा में रहे क्योंकि इन्हें सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट का सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया,
ठीक है। आरिफ पटेल जी कहाँ के हैं ये? आरिफ मोहम्मद खान, सॉरी आरिफ पटेल कह रहे, आरिफ मोहम्मद खान केरल के, मीडिया में ज्यादातर देखते ही होंगे। इन्होंने एक पॉलिसी की घोषणा की है। कौन सी पॉलिसी लाई गई है केरल में? वन स्कूल वन आईएएस। क्या किया जाएगा इसके तहत? आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चों को कोचिंग दी जाएगी फ्री में सरकार की तरफ से, यानी कोचिंग के खर्च दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। और लक्ष्य क्या होगा कि हर एक स्कूल से एक आईएएस बने। ठीक है। बिहार सरकार का भी ऐसा कोई लक्ष्य है क्या? महिला को दिया गया प्रोत्साहन राशि के तौर पे। कितना राशि दे रही है? बीपीएससी प्री पास करने पे 50,000 और आईएएस का प्री पास करने पे 1 लाख रुपया मेंस की तैयारी के लिए। मतलब घूम फिर करके हम ही लोगों तक आएगा फी के रूप में क्या? चलिए तो चलिए नेक्स्ट। ग्रेजुएशन पास करने में 50 है, हम लोग ये कह रहे हैं। चलिए, भेदभाव तो है ही, बिल्कुल बिल्कुल। एक स्कूल एक आईएएस योजना, और आपसे पूछेगा कि किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो वो शुरू किया गया वन स्कूल वन आईएएस स्कीम पूछेगा आपसे किसके द्वारा शुरू किया गया, तो केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। जिसके तहत क्या है, ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसके तहत सिविल सेवा की तैयारी कराने वाले जो स्टूडेंट, जो कि आर्थिक रूप से, इसमें देख लीजिए महिला पुरुष कुछ नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा इसमें दिया गया है। कहीं भी सामाजिक या धार्मिक या कुछ नहीं लिखा गया, लैंगिक नहीं लिखा गया, आर्थिक लिखा गया। तो ये एक सकारात्मक चीज है। बिहार से थोड़ा अलग योजना होगा। आर्थिक रूप से कहने का मतलब जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको अगर कोचिंग की जरूरत है तो प्रतिभागियों को कोचिंग अवेलेबल कराई जाएगी। और ये केरल सरकार के द्वारा क्या है, स्कीम का नाम क्या है? वन स्कूल वन आईएएस स्कीम। ठीक है, स्टार्टेड बाय केरला गवर्नमेंट। ठीक है, आगे उसके बाद जाकर के ये बिहार के दरभंगा की है भावना कंठ। कई जगह पे भावना कांत लिखा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ा मुझे कि कांत है या कंठ है, तो फिर मुझे पता चला कि बिहार में एक कैस्ट होते हैं। ठीक है, हाँ, जो कास्ट होते हैं, एक जाति होते हैं, जनरल में आते हैं, लाला जी आते हैं, तो उनमें कुछ लोग कर्ण भी लिखते हैं, कुछ लोग दास भी लिखते हैं, कुछ लोग श्रीवास्तव भी लिखते हैं और कुछ लोग कंठ भी लिखते हैं। ठीक है, शायद उसी में होते हैं, शायद, मुझे जहां तक पता है। तो भावना कंठ जो है वो दरभंगा की है, घनश्यामपुर दरभंगा की है। आप लोगों में से कोई हो दरभंगा के? घनश्यामपुर सुना है नाम आपने? तो घनश्यामपुर ब्लॉक है एक दरभंगा में। ठीक है, उसमें एक गांव है, कोई गांव है, गांव का नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, तो वहीं की है, मूल रूप से तो वहीं की है, लेकिन इनके फादर बरौनी में थे, रिफाइनरी में, तो यहाँ उन्होंने बेगूसराय में पढ़ाई की है। ठीक है, तो कई बार आपको किताब में हो सकता है कि कई जगह पे लिखा होगा कि भावना का कांत या भावना कंठ बेगूसराय की, बिहार के बेगूसराय की लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मूल रूप से दरभंगा की है। वहां पे इनके फादर थे तो इसने स्कूल में पढ़ाई की थी वहां पे। ठीक है, फाइटर पायलट बनी थी, उस समय भी चर्चा में थी जब इंडिया की सेलेक्टिव महिला फाइटर पायलट बनी थी, ये उस समय भी एक बार चर्चा में आई थी। और दोबारा फिर से चर्चा में कब आई, जब पहली बार इन्होंने क्या किया कि किसमें भाग लिया है, गणतंत्र दिवस के परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, शामिल होने वाली। तो गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है भावना कंठ। और भावना कंठ कहाँ की है? बिहार की है। ठीक है, तो भावना कंठ किस क्षेत्र से संबंधित है? भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर पायलट है। उसके बाद जाकर के सरकार ने इस बार क्या फैसला किया है, 23 जनवरी को हम लोग पहले क्या मनाते थे, नेताजी सुभाष चंद्र का जन्म दिवस 23 जनवरी को, और इस बार कौन सा दिवस मनाए हम लोगों ने? पराक्रम दिवस। तो कौन कौन से पराक्रम इनसे जुड़ा हुआ है नेताजी के साथ? चलिए, तो पराक्रम दिवस मनाने का फैसला किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्स आईसीएस ऑफिसर थे, गांधी जी के आह्वान पे राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। 2 बार बैक टू बैक 38-39 में क्या चुने गए? कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए, लेकिन कार्यकारिणी के साथ विचार नहीं मिलने की वजह से इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद जाकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, प्रांत के अध्यक्ष भी रहे थे। बाद में भेष बदल करके जर्मनी से जापान, और उसके बाद जाकर के फिर उन्होंने क्या किया, आजाद हिंद फौज की कमान संभाली सिंगापुर में। और उसके बाद जाकर के आगे की कहानी आप लोगों को पता है कि कैसे क्या हुआ। भारत के कौन से ऐसे भाग है जो सबसे पहले आजाद हो गया था? 1945 में ही द्वितीय विश्व युद्ध के समय इन्होंने आजाद करवा दिया था।
अंडमान निकोबार द्वीप को, वेरी गुड। और अंडमान निकोबार के पूरे क्षेत्र को अंग्रेजों से मुक्त 1945 में ही करा चुके थे, और इसीलिए आपको याद होगा कि अब जाकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उपलब्धियों पे बात की जाती है। पहले तो बात भी नहीं की जाती थी, 2 लाइन में निपटा दिया जाता था इनको, ठीक है। कई सारे देखिए किसी के कोई भी स्वतंत्रता सेनानी हो अगर तो उनका किसी का भी योगदान किसी भी रूप में कम नहीं आंका जा सकता है, लेकिन लेकिन किन्हीं को आप सिर्फ दो लाइन में जगह देंगे और किसी को आप उग्रवादी बोल देंगे तो ऐसा नहीं होता है। जो क्रांतिकारी होते थे अंग्रेजों के खिलाफ अगर लड़ते थे और जान देते थे, वो उग्रवादी कैसे हो गए? ठीक है, उग्रवादी शब्द का इस्तेमाल किया गया है वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा, जो कि गलत है, राइट। क्रांतिकारियों को आप उग्रवादी कैसे कह सकते हैं? उग्रवादी दौर के आंदोलन नहीं लिखा होता है, ठीक है। नहीं, उग्रवादी का मतलब आज के डेट में दूसरा होता है, बिल्कुल। तो वही वाली बात है। तो अब जाकर के इनको सम्मान मिला है, और उसके बाद जाकर के पराक्रम दिवस 23 जनवरी को हम लोगों ने मनाने का, हर वर्ष मनाने का फैसला किया है। पीडीएफ आज मिलेगा, अमित कुमार जी कह रहे हैं, रजत गुप्ता जी कह रहे हैं कि 2018 में शामिल हुई थी एयरफोर्स में। आगे अच्छा, शिवम सांडिल्य कह रहे हैं, अच्छा चलिए, कोई डाउट हो तो पूछ लिया कीजिए। पीडीएफ आप लोगों का एक साथ मिल जाएगा जनवरी वाला, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने भाग लिया था, उस दौरान आजाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। कथित रूप से ताइवान में विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। ऋषभ पंत क्यों चर्चा में रहे? वैसे तो चर्चा में हमेशा ही रहते हैं ऋषभ पंत, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, चाहे ऐसे वाले शॉट हो जो किताब में हो ही नहीं, क्रिकेट के बुक में कहीं नहीं होता है, वैसे वाले शॉट मारने के कारण भी कई बार चर्चे में रहते हैं, राइट। हाँ बिल्कुल, प्लेयर ऑफ द मंथ जो आईसीसी ने एक नया अवार्ड घोषित करना शुरू किया है, तो अपनी एक्टिविटी की वजह से भले कोई कम रन बनाए, लेकिन कुछ ऐसे शॉट्स खेल देते हैं कि बॉलर को विश्वास नहीं होता है कि हाँ बिल्कुल, ठीक है, रिवर्स स्वीप वाला जो शॉट होता है वो खेल सकता है कोई, ठीक। महान बॉलरों की धुलाई करने में ऋषभ पंत इसलिए चर्चा में रहे क्योंकि ऋषभ पंत ने सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाए एज ए विकेट कीपर बैट्समैन, ठीक है। पहले अगर आप देखेंगे, आज से कुछ साल पहले जाएंगे, बिफोर धोनी जाएंगे आप, तो धोनी से पहले आपको कौन दिखाई देते विकेट कीपर? दिनेश कार्तिक, जस्ट पहले, हाँ दिनेश कार्तिक, राहुल द्रविड़ ने भी 2003 में संभाला था। उसके बाद जाकर के दिनेश कार्तिक के अलावा पार्थिव पटेल आपको दिखाई देते हैं, अजय रत्रा दिखाई देते हैं, नयन मोंगिया, सबा करीम, राइट। ये उससे पहले जाएंगे तो फारूक इंजीनियर। लेकिन जितने भी महान विकेट कीपर की लिस्ट बनाएंगे तो जीवन भर में उन्होंने कभी या तो 1 शतक लगाया है या 2500 रन बनाए हैं जोड़ करके। पूरा मेन उपलब्धि उनकी यही है कि विकेट के पीछे विकेट कीपिंग करते थे। धोनी ने एक ट्रेंड को बदला कि विकेट कीपर के अलावा मेन बैट्समैन के रोल में, यानी मिडिल ऑर्डर के सबसे मजबूत बैट्समैन के रूप में, हाँ ठीक है, उन्होंने बनाए और वर्ल्ड में कई बार अच्छी अच्छी रैंकिंग हासिल की। सबसे सफल कप्तान भी भारत के रहे, इतनी सारी उपलब्धि है, ठीक है। खूंटा गाड़ देते थे धोनी। एक समय था जिनका, ठीक है, लास्ट समय में थोड़ा सा स्थिति गड़बड़ाया, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इन्होंने एक रिकॉर्ड ये बनाया कि तेजी से रन बनाने के मामले में, टेस्ट मैचों में तेजी से रन बनाने के मामले में अगर देखें तो धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ा है इन्होंने, और सिर्फ 27 पारियों में इन्होंने 1000 रन बनाया है। सबसे ज्यादा तेजी से 1000 रन बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं। कौन से? ऋषभ पंत, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अब इन दोनों के बारे में कहने की कुछ जरूरत ही नहीं रह जाती है, फोटो ही काफी है। शपथ तो ले रहे हैं लेकिन फिर बाकी देख ही रहे, घिना दिए, मतलब गांव की भाषा में, बिहार की भाषा में कहे तो ठीक है, घिना दिल के क्या। आगे तो हुआ ये कि बाइडेन साहब जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता है और कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की है, ठीक है, इनका सीधा टक्कर हुआ था किनसे? कौन सी? रिपब्लिक पार्टी के ट्रंप के साथ, ठीक है। चुनाव तो जीत गए, चलिए, लोगों को लगा कि ट्रंप से बेहतर होंगे, लेकिन आज लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, पहले वाला ही बढ़िया था, ठीक है, हाँ पहले वाला। तो 20 जनवरी 2021 को देखिए, हाँ बिल्कुल। तो जो बाइडेन चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता है और इन्होंने 20 जनवरी 2021 को अमेरिका में 46वें राष्ट्रपति की शपथ ली। अमेरिका के 46th राष्ट्रपति है और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता है। तो एक तो इनका ये क्रम हो गया कि 46th है और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता है। और दूसरा, कमला हैरिस के बारे में बात करें तो ये अमेरिका में पहली बार कोई महिला क्या बनी है?
उपराष्ट्रपति बनी है, वाइस प्रेसिडेंट बनी है, 49वीं उपराष्ट्रपति है ये, ठीक है। और उसके बाद जाकर के पहली महिला उपराष्ट्रपति बनने का भी इनको वो है। और उसके बाद दो बार ये चीज आ गया है क्या? नहीं सर, एक में वो बनी है, एक बार 49वां बनी है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और नहीं, एक और है, एक और है, आपको बता दूं कि पहली और श्वेत भी है ये, पहली और श्वेत महिला पुरुष सब में। एक रिकॉर्ड और है जो इसमें नहीं लिखा गया है। बराक ओबामा पहला और श्वेत या फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है, ठीक है। और फर्स्ट ब्लैक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कमला हैरिस है। आ गया समझ में? ब्लैक और व्हाइट का क्या मसला है बताइए आप लोग? हाँ, ब्लैक खत्म किया था। नहीं, एक्चुअली क्या है कि ब्लैक और व्हाइट का मसला ये है यहाँ पे, क्या इसका मतलब ये है से, मसला तो खैर नेल्सन मंडेला से जुड़ा हुआ है, वेरी गुड। लेकिन किनको ब्लैक कहेंगे और किनको व्हाइट कहेंगे दुनिया में? अमेरिका के रहने वाले कोई नहीं है, अमेरिका के रहने वाले रेड इंडियन है, उनका नाम रेड इंडियन। जो अमेरिका के मूल निवासी है वो वहां के रॉकी पर्वत के आसपास के एरिया में अभी भी रहते हैं, उनको रेड इंडियंस कहा जाता है। दे आर नेटिव पीपल ऑफ यूएसए, राइट। अगर मैं बात करूं तो जो यूरोप से आए हुए लोग हैं, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह सबसे, ठीक है, उनको व्हाइट कहेंगे। जो यूरोप से आए हुए लोग हैं ना, यूरोपियंस है, उनको व्हाइट कहेंगे। यूरोपियन लोग अपने आप को व्हाइट मानते हैं, और बाकी कहीं से भी दुनिया से आते हैं उनको वो ब्लैक मानते हैं, ठीक है। तो ओबामा साहब जो थे वो कहाँ थे? इंडोनेशिया से होते हुए पहुंचे थे, अफ्रीका इंडोनेशिया से मिक्स होकर के तब पहुंचे हुए हैं वो वहां पे। तो वो फर्स्ट ब्लैक प्राइम ये थे, प्रेसिडेंट थे, और ये फर्स्ट ब्लैक वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो इनके साथ एक पहला महिला उपराष्ट्रपति भी है, पहली महिला उपराष्ट्रपति भी है, और उसके बाद पहली क्या है? ब्लैक उपराष्ट्रपति भी, यानी कि और श्वेत उपराष्ट्रपति होने का भी गौरव प्राप्त हुआ कमला हैरिस की। कौन सी पार्टी की है ये? डेमोक्रेटिक पार्टी की। वहां पे दो ही पार्टी चलता है, एक डेमोक्रेटिक और दूसरा रिपब्लिक, ठीक है। लेकिन एक चीज देखने को मिला था कि अक्टूबर नवंबर के दौरान, अक्टूबर के आसपास अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, और बिहार में भी, ठीक है। और एक बिहारियों के लिए गर्व की बात है कि पहली बार बिहार में शांतिपूर्ण चुनाव हुआ था, और यूएसए के चुनाव में हिंसा हुई थी, ठीक है। तो कितने गर्व की बात है, सच में बिहार बदल रहा है कि नहीं? हाँ, कुछ में तो नाम आया, खैर। और इतना ज्यादा हिंसा हुआ था, ट्रम्प समर्थकों ने, आपको बता दूं कि वहां की संसद में घुसने का प्रयास किया, तोड़फोड़ का प्रयास किया था। और ट्रम्प अमेरिका के अभी तक के कितने 46 राष्ट्रपति बन गए ना, 40, हाँ ठीक है। तो 45वां थे और 46 बन चुके। 46 राष्ट्रपति में से अमेरिका में ये एकमात्र राष्ट्रपति है जिसपे दो बार महाभियोग चलाया गया, ठीक है। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है ट्रम्प के बारे में, आपको जानना चाहिए कि दो बार महाभियोग चलाया गया ट्रम्प पे, ठीक है। मतलब तब भी एक रिकॉर्ड तो बना कि दो बार महाभियोग चलाया गया ट्रम्प के खिलाफ। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या है? तो ये दुनिया की सबसे मजबूत जो सेना होती है, ठीक है, सबसे मजबूत सेना की रैंकिंग जारी की जाती है कि वर्ल्ड की सबसे मजबूत सेना कौन सी है, और उसके लिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी की जाती है। और 2021 करके जारी किया गया ये इंडेक्स, 20 करके नहीं बल्कि 2021 करके ये इंडेक्स जारी किया गया है। और इस इंडेक्स में 133 देशों को शामिल किया गया है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा, भारतीय जो सेना है वो विश्व की क्या हो जाएगी? चौथी सबसे शक्तिशाली सेना होगी। नंबर 1 पे किसको रखा गया है? दूसरे स्थान पर, और तीसरे स्थान पर यही होगा शायद, एक मिनट देखना, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है रसिया चाइना में। रसिया ही है ना? तो यूएसए, रसिया, चाइना, इंडिया चौथे पे है। पाकिस्तान कितने पे होगा? 10वें पे है। खैर इसमें नहीं है रैंक में, मैंने रिपोर्ट में देखी थी, नहीं है 10वें में है। क्योंकि नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है कि अपनी जीडीपी का ज्यादातर भाग वो, भले उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, इकोनॉमी में टॉप 50 में नहीं है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा सेना में खर्च करता है, उसको हमेशा भारत से ही खतरा रहता है। तो ये फायर पावर जो इंडेक्स बनाई गई है वो संभावित सैन्य ताकत के आधार पे बनाई गई है। हालांकि जमीन पे लड़ाई वाले मामला अभी कोई हुआ नहीं है कि कोई दो देश आपस में लड़े। और देख ही लिया कि मेन होती है विल पावर, ठीक है। तो वो तो देख ही लिया अमेरिका के पास कितना है, अभी भी आपने देख ही लिया। अमेरिका ने 1945 के बाद कोई युद्ध नहीं जीता। आपको याद है कि कोई लड़ाई अमेरिका ने जीती है? छोटे छोटे देशों से बेइज्जती होकर के निकला है अमेरिका, कई बार ऐसा हुआ है मामला, ठीक है। वियतनाम के बाद जाकर के अफगानिस्तान में भी हार मानी जाती है। अगर कोई सुपर पावर एंटर करता है और बिना प्रॉब्लम सुलझाए बाहर आ गया तो उसकी हार मानी जाएगी, राइट। तो उस हिसाब से अमेरिका, हाँ, भागते हुए हथियार इसलिए छोड़ के गया कि हथियार तो हमारा होगा, गोली तो हम ही से खरीदोगे, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है। तो वही तो उसका बिजनेस है दुनिया में। अगर मिडिल में देखिए,
दूत बनेगा ये। बिल्कुल, मध्य पूर्व में अशांति रहेगी, और अशांति रहेगी तो हथियारों की, अरबों रुपए के हथियार की खपत होती रहेगी। और मध्य पूर्व में इनकम है, चाहे वो अफीम की खेती हो, चाहे तेल हो, उससे इनकम होती रहेगी, लोग हथियार खरीदते रहेंगे। और हथियार विक्रेता कौन है? अमेरिका है। ठीक है, इकोनॉमी को उसको ठीक करने में हथियार बहुत बड़ा योगदान होता है, आपको पता ही होगा। खैर, तो इस सूची में अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर मानी गई है। दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे स्थान पर चाइना है, और चौथे स्थान पर किसको रखा गया है? चौथे स्थान पर भारत को रखा गया है। ठीक है, आगे अगला जो है आप लोगों का नेक्स्ट, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। इनोवेटिव आइडिया के मामले में, इनोवेशन के मामले में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले स्थान पर कौन है? और सबसे लास्ट पे जिसका पेपर आप लोग दे रहे हैं, जिस एग्जाम का, बिहार। हाँ, 17 राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है, राज्य 17 को चुना गया था, उस 17 में बिहार 17वें स्थान पर है। अगर 28 को चुना जाता तो ठीक है, लेकिन उसमें क्या किया गया कि 17 मैदानी राज्य ऐसे करके बांट दिया गया। ठीक है, उसके बाद जाकर के क्या किया गया है, तो उसके बाद जाकर के पहाड़ी जो राज्य है 10-12 उनको लिया गया, और केंद्र शासित प्रदेश की अलग लिस्ट, पहाड़ी राज्यों की अलग लिस्ट, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की अलग लिस्ट, मैदान वाले राज्यों की अलग लिस्ट। मैदान वाले राज्यों की बात करें या ओवरऑल भी बात करें तो सबसे ज्यादा इनोवेटिव आइडिया किसके पास है इनोवेशन के मामले में, आविष्कार के मामले में? कर्नाटक। आपको पता है बेंगलुरु में बहुत ज्यादा रिसर्च होता है, राइट, रिसर्च सेंटर बहुत सारा है वहां पे। तो इनोवेशन के मामले में, नए रिसर्च के मामले में अगर देखेंगे तो कर्नाटक नंबर 1 पे रहा। पहाड़ी राज्यों में पूर्वोत्तर और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो उसमें हिमाचल नंबर 1 पे रहा, और यूनियन टेरिटोरी में ठीक है, तो ओवरऑल देखें तो कर्नाटक सबसे उच्च स्थान पे रहा, और सबसे नीचे स्थान पर अगर देखेंगे जो 17 राज्य में, उसमें अंतिम स्थान पर आपको बिहार को दिखाई देता है। बिहार आपको अंतिम स्थान पर दिखाई देता है। कौन जारी करता है ये इनोवेशन वाला? नीति आयोग के द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 जारी किया गया था, और नीति आयोग के जो चेयरमैन है राजीव कुमार, इनके द्वारा ये जारी किया गया था। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। और अध्यक्ष कौन है? प्राइम मिनिस्टर। चलिए, वेरी गुड। पहला एडिशन अक्टूबर 2019 में जारी किया गया था, और बाकी किस लिए जारी किया जाता है ये आपके नोट्स में है ऑलरेडी, आप लोग इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, इनकी जनवरी में मृत्यु हो गई थी। कौन है बताइए? हाँ, फेमस भजन सिंगर है। और आप लोगों ने जागरण नाम का एक वो देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है? हाँ, अच्छा, नहीं, अच्छा ये तो वो है, क्या कहते हैं इसको, एक मिनट, IRS है। ये दोनों जो बहनें हैं ना, एक इनमें से अगर मैं बात करूं तो वो अलका मीना जो है वो ये SDM है, राजस्थान PCS, यहाँ से आस्था से निकाली थी, राजस्थान PCS में SDM है। और उनकी छोटी बहन है, ये चंचल मीना नाम है इनका, ये IRS है। ठीक है, ये दोनों बहनें यहाँ से थी। एक मिनट, आगे नेक्स्ट। राजस्थान में एक चीज परंपरा रही है कि अगर 2 बहनें हैं, 3 बहनें हैं, अगर एक तैयारी करेगी तो दोनों बाकी बहनें भी तैयारी करेगी, निकल भी जाती है पास करके। तो पहले बड़ी बहन बनी थी, वो राजस्थान PCS पास की है, SDM बनी थी उस समय, अब तो बड़ी अधिकारी होगी। ठीक है, बहुत साल हो गए। और उसके बाद जाकर के ये आई थी, तो ये वो बनी थी, IRS बनी थी, ये दोनों बहनें। आगे, नरेंद्र चंचल चर्चा में रहे, भजन गायक है, जागरण प्रोग्राम के लिए फेमस थे। ठीक है, दिल्ली में इनका निधन हो गया। 2021 की बात करें तो 22 जनवरी को निधन हो गया। नरेंद्र चंचल आपसे पूछेगा किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये भजन गायक थे। ठीक है, उसके बाद बालिका दिवस कब मनाते हम लोग? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को।
बालिका दिवस मनाया जाता है, यानी गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। और इसमें मेन मनाने का जो मकसद ये होता है कि बालिका को संबंध में जागरूकता फैलाना, उनके संबंध में उनको विभिन्न प्रकार की सुविधा देना ताकि वो डेवलप हो सके। और ठीक है, और उसी सुविधा के तहत अभी चर्चा हो रही थी, आईएएस पास करने पे बिहार सरकार ने 1 लाख और बीपीएससी पास करने पे चलिए ठीक आगे। शुरुआत अगर बात करें तो 2008 में, ठीक है, 2008 में बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। बालिका दिवस पूछेगा आपसे कब मनाया जाता है तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं आप लोगों का। नेक्स्ट, उसके बाद जाकर के मतदाता दिवस, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना से जुड़ा हुआ है मतदाता दिवस। वोटर्स डे की बात करें तो 25 जनवरी को हर साल हम लोग वोटर्स डे मनाते हैं। और इसमें क्या किया जाता है तो मतदान देने के लिए युवाओं को जागरूक किया जाता है कि वोट देने जाइए आप लोग, क्योंकि आपके वोटिंग से ही देश की क्या बदल सकती है, शासन व्यवस्था बदल सकती है और देश की तकदीर बदल सकती है। ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। 24 जनवरी को क्या हुआ था, भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। और 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था और 26 जनवरी को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। लेकिन 1950 में तो बना था, लेकिन पहला आम चुनाव कब करवाया गया था? 1952 में, ठीक है। हाँ, पहली नहीं, नागौर में तो पंचायत हुई थी 1957 में, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी। भारत में इलेक्शन कमीशन 1950 में तो बनी थी, लेकिन पहला जो इंडिया में वोटिंग हुई थी, पहला जो आम चुनाव हुआ था वो 1952। तो उससे पहले जो वाले जो प्रधानमंत्री थे वो कौन से अधिकार का यूज करते थे? हाँ, 52 में हुआ था पहला आम चुनाव, 52 में हुआ था। 52 से 57 के बीच में पहला कार्यकाल रहा था सभी राज्यों। हाँ बिल्कुल, हाँ नेहरू जी चुने हुए थे। तो उससे पहले, हाँ बिल्कुल, उससे पहले 1946 में एक चुनाव हुआ था भारत में, ठीक है। 1946 में चुनाव हुआ था और 1946 में जो चुनाव हुआ था उसके तहत क्या हुआ था, तो उसमें जो चुनाव हुआ था वो इस कानून के तहत हुआ था। 1935 के 1935 की जो एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके तहत चुनाव हुआ था, ठीक है। 2 बार इलेक्शन हुए भारत में। 1935 में जो नया वो लाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसके तहत 2 बार चुनाव हुए भारत में। कब कब चुनाव हुए? 46 में एक चुनाव 37 में हुआ था। 37 के चुनाव में केंद्र में कांग्रेस ने चुनाव का विरोध किया था, किसी राजनीतिक दल ने चुनाव में भाग नहीं लिया था, लेकिन प्रांत की जो चुनाव थी उसमें भाग लिया था। केंद्र की चुनाव नहीं हुई थी, प्रांत की चुनाव हुई थी। कई प्रांतों में कांग्रेस की भी सरकार बनी थी और फिर उन्होंने लगभग 18 या 17 महीने के शासन के बाद उन्होंने सभी लोगों ने एक लाइन से इस्तीफा दे दिया था। क्यों इस्तीफा दे दिया था? क्योंकि 39 में अंग्रेज भारत से बिना पूछे हुए सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल हो गए थे वो। तो उसका विरोध किया था कि सेकेंड वर्ल्ड वार में आप बिना भारत को विश्वास में लिए हुए भारतीय सेना को कैसे आपने झोंक दिया। और इसके विरोध में 1939 में सरकार ने, सारे प्रांतों की सरकार ने त्यागपत्र दे दिए थे। उसके बाद 46 में फिर दोबारा चुनाव कराया गया था 1935 के एक्ट के तहत। और 46 के जो चुनाव थे उसी में प्रोविजन क्या था, तो उसमें सरकार का एक उपाध्यक्ष होगा, प्रधानमंत्री नहीं, उपाध्यक्ष, ठीक है। और अध्यक्ष कौन होगा? वाइसराय। और इसी के तहत वाइसराय भी बना रहा और नेहरू जी भी बने रहे, ठीक है। और उसके बाद जाकर के क्या हुआ, तो उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, सी राजागोपालाचारी को जब अपना पद दिया तो सी राजागोपालाचारी क्या बने? पहले भारतीय गवर्नर जनरल या वाइसराय, ठीक है। और क्यों वाइसराय उनको कहा गया, राष्ट्रपति क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि तब तक नया संविधान नहीं लागू हुआ था जिसमें राष्ट्रपति पद का उल्लेख था। तो राष्ट्रपति, हाँ बिल्कुल, तो राष्ट्रपति पद का उल्लेख नया संविधान जब लागू हुआ उसमें था, 1949 में लागू हुआ 26 नवंबर को। और उसी नए संविधान जो लागू हुआ 49 में, उसी के तहत 24 जनवरी को राष्ट्रपति बनाए गए। और तब तक चूंकि भारत में पद तो संभालना था प्रधानमंत्री वाला, तो प्रधानमंत्री तो हम लोग कहते रह गए उनको, राइट। लेकिन औपचारिक रूप से चुनाव से अगर आजादी के बाद देखेंगे तो 52 में बने थे नेहरू जी प्रधानमंत्री। नए संविधान के तहत 52 से वो प्रधानमंत्री काउंट होंगे, ठीक है। आगे तो उसके बाद चुनाव आयोग 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, 25 जनवरी 1950 को। और इसीलिए क्या किया जाता है, हम लोग मनाते हैं मतदाता दिवस मनाते हैं हम लोग। उसके बाद जाकर के एलन मस्क की एक कंपनी है स्पेस एक्स, एक स्टूडेंट चैट में भी लिख रहे थे आज, ठीक है। तो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, क्यों चर्चा में रहती है बार बार? ये आपको बता दूं, स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। फ्यूचर जो है, बिल्कुल नासा के भी प्रोजेक्ट में भागीदार है कई जगह पे। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है,
ठीक है। और इसमें एलन मस्क ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ, उसी की ये कंपनी है। और ये फ्यूचर में जो है वो रिसर्च के लिए नहीं, फ्यूचर में स्पेस टूरिज्म के सेक्टर में उतरने वाली है। ठीक है, जैसे कि मान के चले कि हम लोग अभी ज्यादा से ज्यादा किसकी प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वैष्णो देवी जाएंगे अगले बार घूमने। ठीक है, जो यूएसए में अरबपति लोग हैं वो क्या प्लानिंग कर रहे होते हैं, स्पेस में घूमने जाएंगे, मून में घूमने जाएंगे अब। ठीक है, तो यूएसए में या पूरी दुनिया में ऐसे बिलियनियर्स है जो अब अगर बात करें तो वो स्विट्जरलैंड वगैरह से बहुत घूम लिए, पैसिफिक ओशियन में घूम लिए, आइलैंड घूम लिया, जहां घूमना था घूम लिए। अब वो स्पेस में जाएंगे घूमने और वो अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। तो फ्यूचर में स्पेस टूरिज्म एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनने जा रही है और बहुत ज्यादा पैसा है उसमें, पैकेज बहुत ज्यादा लगेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए एलन मस्क, देखिए यही है अमेरिका, जितनी भी इनोवेशन होती है, नया आइडिया होता है, वो कहाँ पे होता है, अमेरिका में होता है। लोग जिस क्षेत्र के बारे में अभी सोचते भी नहीं है, लोगों ने कभी ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में नहीं सोचा था, लोगों ने और भी बहुत सारे नए नई चीजों के बारे में नहीं सोचा था, तब अमेरिका में सोशल मीडिया आ गया, बहुत कुछ आ गया। तो ये फ्यूचर के बारे में एलन मस्क सोच रहे हैं। और भारत जैसे देश में क्या होता है कि एक मोहल्ला में कोई परचून की दुकान खोल लेता है तो दूसरा भी उसकी नकल करके खोल लेता है। इनोवेशन होता है उसमें, कुछ भी नहीं होता है, बस दुकान घर के आगे दुकान खोल लिया। तो एलन मस्क फ्यूचर है इन्हीं का और ये अरबों में खेलेंगे, ये तो निश्चित हो चुका है। तो इन्होंने एक क्या किया कि अब देखिए कि इतना बड़ा अचीवमेंट है इनका कि इन्होंने स्पेस में एक वो भेजा। ठीक है, इन्होंने स्पेस में एक सैटेलाइट भेजा और अगर मैं बाय रॉकेट भेजा, और उस रॉकेट में कितने सैटेलाइट थे, 143 सैटेलाइट थे। और इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, एक साथ 143 ठीक है सैटेलाइट को भेजने वाला रॉकेट बन गया। एलन मस्क की कंपनी ने भेजा है, क्या नाम है इसका, स्पेस एक्स। ठीक है, तो स्पेस एक्स कंपनी के हेड है कौन, एलन मस्क। और इन्होंने रिकॉर्ड क्या बनाया, इनकी कंपनी ने रिकॉर्ड बनाया स्पेस एक्स ने, एक साथ 143। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके पास था, इसरो के पास था। वेरी गुड। और इसरो का रिकॉर्ड था 108 के आसपास, उसने 104 सैटेलाइट 2017 में भेजा था, 17 में 104 सैटेलाइट भेजा था और इसी के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 143 सैटेलाइट को स्पेस में भेजा है। किसने, स्पेस एक्स ने, ये रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद जाकर के अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देख लीजिए कौन सा है। आईएमएफ ने, दो अलग अलग संस्थान ने, वर्ल्ड बैंक ने भी, आईएमएफ ने भी, यूएनओ ने भी, सभी ने 2021 में अलग अलग देशों के इकोनॉमी के या जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है। सबको लगता है कि अब दुनिया कोविड-19 से उबर जाएगी, 2020 में लगभग उबर रही थी, अब तो उबर गई है, लगभग उबर ही रही है, चीजें थोड़ी बहुत पॉजिटिव हो ही रही है। तो ऐसी स्थिति में सभी ने बड़ी बड़ी इकोनॉमी को लेकर के भविष्यवाणी की है कि किसकी इकोनॉमी कितना % से बढ़ेगी, रेट से जीडीपी बढ़ेगी, राइट। और उसमें भारत की जीडीपी सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। बड़े देशों में अगर बात करें तो चाइना की तुलना में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 2021 में ज्यादा होगी। ऐसा क्यों होगा, हाँ ऐसा क्यों हो रहा है कि जबकि हम लोग ये सोच भी नहीं सकते थे, आत्मनिर्भर भारत की वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि भले ही लोगों ने मजाक उड़ाया हो आत्मनिर्भर भारत का, लेकिन भारत जब कोविड-19 की शुरुआत हुई थी तो भारत वो देश था जिस देश में उसकी टेस्टिंग किट नहीं थी, राइट। आज दुनिया में सबसे ज्यादा पीपीटी किट, टेस्टिंग किट का उत्पादन करने वाला भारत बन चुका है, राइट। भारत जब शुरू किया था तो लोगों ने कहा था कि भारत में बस कोविड-19 को आने दो, भारत में तो लोग लाशें बिछ जाएंगे क्योंकि भारत में कुछ है नहीं, राइट। अंत तक दो ऐसे वैक्सीन है जिसमें भारत का योगदान सामने आया, एक में इनडायरेक्ट और एक पूरी तरह से भारतीय वैक्सीन। यानी भारत न सिर्फ वैक्सीनेशन कार्यक्रम बल्कि वैक्सीन उत्पादक देश भी बन गया, राइट। और भारत में पूरी तरह से रिसर्च होकर के भी पूरी तरह से भारतीय वैक्सीन तैयार की गई। तो अनुमान लगाना किसी देश के बारे में अलग बात है और किसी देश के अंदर कॉन्फिडेंस होना अलग चीज है। तो भारत ने कॉन्फिडेंस दिखाया और उसी कॉन्फिडेंस का नतीजा है कि 20 में भले ही जितनी आलोचना हुई है, 21 में अनुमान यह है कि यह देश फिर से उभरेगा और फिर से उभरते हुए 11.5% यानी 2 अंकों में अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट को अचीव करेगा 2021 में। एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, भारत के लिए अनुमान जो आईएमएफ ने, ठीक है, आईएमएफ का अनुमान यह है कि 11.5% रेट से ग्रोथ रेट इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी। और चाइना की इस दौरान अगर हम लोग बात करें तो चाइना की क्या रहेगी, तो चाइना की इसमें से भारत से थोड़ी सी कम रहेगी। 22 में अनुमान है कि 6.8 रहेगी और चाइना की 5.6 रहेगी, ठीक है। आगे चाइना का छूट गया क्या, इसमें चाइना का अनुमान भारत से 2% लगभग कम है, ठीक है, इंडिया से 2% लगभग कम है। इतनी, आज कितना टाइम हो गया देख लीजिए, हाँ आज इतना ही कर लें, ठीक है, आज इतना ही कर लेते हैं, 1.5 घंटे की ही क्लास कर लेते हैं। कल के क्लास, कल कहते हैं हम लोग, अगले सैटरडे में हम लोग करेंगे। अभी आप लोग का कौन सा और सब्जेक्ट चल रहा है, मेडाइवल। कब तक चलेगी,
10 को, 10 दिन। अभी 10 दिन। अभी दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट ही होगा। कहाँ तक पढ़ना है आप लोग को? अच्छा, पूरा दिल्ली सल्तनत, मुगल, धार्मिक आंदोलन भी तो पढ़ना है और मराठा भी तो पढ़ना है। नहीं नहीं, धार्मिक आंदोलन, 2 धार्मिक आंदोलन आप लोग को पढ़ने हैं। एक मध्यकाल वाले पढ़ने हैं जिसमें सूफी वाला भी पढ़ना है और धार्मिक वाला भी पढ़ना है, सिख धर्म का उदय होता है वो पढ़ना है आप लोग को। फिर उसके बाद जाकर के मुगल के अलावा जो है दिल्ली सल्तनत के बाद जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, क्षेत्रीय राज्य जो बनते हैं वो भी ना पढ़ेंगे, तब तो फिर मुगल। ठीक है, विजयनगर पढ़ेंगे, बहमनी पढ़ेंगे, अभी है आप लोग का मराठा है, विजयनगर, बहमनी, मराठा। ठीक है, ये सब आप लोग को पढ़ना है। तो कितना दिन मान करके चलिए, 1.5 घंटे की रोज क्लास होती है क्या? अच्छा, 2 घंटे की रोज होती है उसमें हिस्ट्री में। अभी 1 सप्ताह लग जाए, हाँ 1 वीक का ना। तो 1 वीक के बाद मैं आप लोगों को बिहार स्पेशल शुरू करूंगा। ठीक है, आप लोग, हाँ बिहार स्पेशल में जैसे मैं इनको भी ले लेता हूँ, चैट वाले को भी ले लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों का कुछ डाउट हो तो आप लोग भी बता दीजिए। ठीक है, हाँ क्या करना है? किसका? कौन सा दोनों? करंट अफेयर्स। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को प्लानिंग पे भी डिस्कशन कर लेता हूँ। ठीक है, प्लानिंग ये है, देख लीजिए कि जैसे आपको बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की पॉलिटी, बिहार की करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें, बिहार की आर्ट एंड कल्चर, ये मुझे पढ़ाना है। बिहार की इकोनॉमी सर पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री वाले टीचर ने आप लोगों को पढ़ाया होगा स्टोन एज से लेकर के आफ्टर इंडिपेंडेंस तक पढ़ा दिया होगा, स्वतंत्रता तक पढ़ा देंगे। अगर नहीं पढ़ाया होगा तो वो पढ़ा देंगे। ठीक है, उसमें हाँ, उसमें मैं क्या करूंगा सुन लीजिए। तो उसमें मैं ये करूंगा कि जब मैं एंशियंट इंडिया, ये एंशियंट बिहार शुरू करूंगा, तो वहां पे ये करेंगे कि सिर्फ हम लोग चिरांद का एग्जाम्पल ले लेंगे। स्टोन एज, पाषाण काल में बिहार में 1-2 जगह पे आपको मिलता है। हाँ बिल्कुल, चिरांद ले लेंगे और 1-2 जगह और है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे किस पे? तो हम लोग आ जाएंगे फिर सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में बिहार का कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा आपको, राइट। फिर उसके बाद जाकर के आ जाएंगे वैदिक काल में। तो वैदिक काल में सिर्फ बिहार में अथर्ववेद की चर्चा है, जिसमें बिहार को कीकट कहा गया है, राइट, बिहार प्रदेश के लोगों को कहा गया। उत्तर वैदिक काल में जब विस्तार होगा, कहां से? आर्यों का विस्तार पूरब की तरफ होगा, तब गंडक नदी की चर्चा आएगी, सदानीरा नदी के रूप में आएगी, आर्यों का विस्तार होगा। उसके बाद फिर आप लोगों का असली बिहार का तब शुरू होता है जब 16 महाजनपद बनते हैं। जब 16 महाजनपद बनते हैं, अगुंतर निकाय, भगवती सूत्र दोनों में चर्चा है। वो जो 16 महाजनपद होंगे उसमें से 3 महाजनपद आपको बिहार की जमीन पे दिखाई देंगे। ठीक है, उसमें से एक मगध दिखाई देंगे, एक आपको कौन सा, हाँ एक अंग दिखाई देंगे, और एक वज्जी जो कि एक संघ के रूप में 6 राज्यों का एक संघ होगा, जिसको 8 राज्यों का संघ होगा, सॉरी, उसको आप लोग देखेंगे तो उसमें से ज्यादातर क्षेत्र जो है वो यूपी, बिहार और नेपाल को मिला करके होंगे। और वज्जी संघ, ये तीनों की आपस में होगी, और अंत में कौन करेंगे? मगध डोमिनेट करेंगे। तो मगध जब डोमिनेट करता है, उसमें पाटलिपुत्र की स्थापना हो, पाटलिपुत्र को कैपिटल के रूप में ट्रांसफर करने की स्थापना हो, उस दौरान जो बौद्ध जैन की एक्टिविटी बिहार में चलेगी वो। उसके बाद जब मौर्य आएंगे, मौर्य के बाद जाकर के अशोका के सभी अभिलेख नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ना तो कंधार वाले पढ़ेंगे ना प्रयागराज वाले पढ़ेंगे। हम लोग सिर्फ बिहार पे ही लोरिया आर्यराज पे फोकस रखेंगे, लोरिया नंदगढ़ पे फोकस रखेंगे, रामपुरवा बैल अभिलेख पे फोकस रखेंगे, पूरी तरह से बिहार पे। ठीक है, उसके बाद जाकर के फिर आप लोगों का पुष्यमित्र, शुंग वगैरह सब शुरू होगा। तो शुंग काल में बिहार है नहीं। ठीक है, कनिष्क के दौरान थोड़ा बहुत है, अशोघोष को ले जाता है, वही सब थोड़ा बहुत चर्चा है। और उसके बाद जाकर के मौर्योत्तर काल में ज्यादा नहीं है। फिर गुप्त काल में बिहार शुरू हो जाता है। गुप्त काल में बिहार से रिलेटेड एक्टिविटी होगी, क्योंकि उस दौरान वो क्या करेंगे? मंदिर बनाएंगे बिहार में कुछ, और बिहार में कुछ सांस्कृतिक केंद्र बनेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड। कुमारगुप्त के समय, कौन सा? नालंदा। ठीक है, उसके बाद जाकर के फिर बिहार के इतिहास में आप लोगों का फिर आ जाएगा गुप्तोत्तर काल। तो सारे गुप्तोत्तर के राजा नहीं पढ़ेंगे आप, सिर्फ पाल वंश पढ़ेंगे, क्योंकि पाल बिहार और बंगाल में होंगे। और वो क्या करेंगे उस दौरान? तो उनकी कुछ कल्चरल अचीवमेंट होंगे, चाहे महात्मा बुद्ध की मंदिर हो, चाहे विक्रमशिला ओदंतपुरी की स्थापना हो, और ये सारी चीजें जो पाल से जुड़ी होगी वो पाल काल के दौरान बिहार के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, हिस्ट्री की बात करें, कला की नहीं बात करेंगे। ठीक है, सिर्फ वहां पे इतिहास, कला अलग से करेंगे। ठीक है, पाल आर्ट अलग करेंगे, मौर्य अलग करेंगे, वो आर्ट अलग करेंगे। उसके बाद पाल काल के बाद हम लोग क्या करेंगे? तो उसके बाद पूर्व मध्यकाल करेंगे, वही पूर्व मध्यकाल ही है पाल काल। उसके बाद जाकर के दिल्ली सल्तनत, पूरे दिल्ली सल्तनत की चर्चा नहीं करेंगे, गुलाम वंश की सभी की चर्चा नहीं करेंगे, जिसका जिसके सेनापति का या जिसका अभियान बिहार की तरफ हुआ था, ठीक है,
उनकी हम लोग चर्चा करेंगे, बख्तियार खिलजी की चर्चा करेंगे। उसके बाद जाकर के इल्तुतमिश के समय बिहार की क्या स्थिति थी उस पर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे। उसके बाद जाकर के अगर हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक के समय बिहार की क्या स्थिति थी, बिहार के क्षेत्र पे अटैक हुआ था, दरभंगा और उसके आसपास पे अटैक हुआ था, ये सारी चीजें कर लेंगे। उसके बाद फिर डिसेंट्रलाइजेशन होगा बिहार में, कुछ टाइम के लिए दिल्ली से कट के बिहार अलग हो जाएगा, उस समय की स्थिति। फिर मुगल आएंगे, मुगल से पहले शेर शाह सूरी और उसके आसपास की घटना की चर्चा करेंगे, बिल्कुल। उसके बाद जाकर के फिर मुगल के दौरान, हुमायूं के दौरान कुछ नहीं था, अकबर के दौरान अकबर खुद पटना पहुंचता है, एक बार अटैक भी करता है बिहार पे, आपको पता होगा, तो अकबर के समय आएगा। फिर शाहजहां के समय अगर हम लोग बात करें, या औरंगजेब के समय बिहार में प्रांतों में नियुक्त होती है, उस समय कुछ बनाए जाते हैं राज्यपाल वगैरह, सब उनकी चर्चा करेंगे हम लोग। उसके बाद जाकर के फिर आधुनिक काल जब शुरू होगा तो विदेशी कंपनी जब आना शुरू होगा, एक एक का क्रम, पहले कौन आया, फिर पहली फैक्ट्री किसकी बनी, कौन किस लिए आया था, ये सारी चीजें आधुनिक बिहार से रिलेटेड हो जाएगी। फिर उसके बाद शुरू होगा जनजाति विद्रोह, किसान आंदोलन, इन दोनों में बिहार, हाँ, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, 1857 की क्रांति, कुंवर सिंह और पीर अली पे फोकस रखेंगे हम लोग पूरा का पूरा। पीर अली जो कि पटना में आंदोलन कर रहे थे, और बिहार में जो जगदीशपुर। आप लोग अगर देखेंगे तो बीपीएससी में 1857 की क्रांति से आपको आश्चर्य लगेगा, इतना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। 8 बार कुंवर सिंह से सवाल पूछा गया। बिहार में 1857 का नेतृत्व, बिहार में 1857 का नेतृत्व किसने किया था, एक बार पूछा, बिल्कुल एक बार पूछेगा, इनमें से बिहार में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था, आरा में, जगदीशपुर। कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार स्थानीय शासक थे, जगदीशपुर के। मिला जुला करके इतनी ही बातें पूछ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल, वो छपा रहता है पूछने को, ठीक है। तो फिर राष्ट्रवाद का उदय होगा, 1885 में कांग्रेस बनेगी। पहली आंदोलन में, पहली कांग्रेस के सम्मेलन में कोई बिहारी भाग नहीं लेता है, ध्यान रखना है। दूसरा कलकत्ता सम्मेलन होता है तो बिहार में 70 से ज्यादा प्रतिनिधि जाते हैं। उसके बाद जाकर के, हाँ बिल्कुल, उसके बाद जाकर के, हाँ 72 के आसपास, सॉरी, ठीक है। उसके बाद जाकर के क्या होता है, तो उसके बाद फिर बिहार में पहला कांग्रेस का सम्मेलन, उसमें कौन अध्यक्ष थे, क्या गतिविधि हुई थी। उसके बाद जाकर के दूसरा, पहला पटना में हुआ था, दूसरा गया में हुआ था, ठीक है, दूसरा गया में हुआ था बिहार में। उसके बाद, हाँ बिल्कुल, सी आर दास थे, अध्यक्ष रहे थे। तो उसके बाद जाकर के फिर उस दौरान स्वदेशी आंदोलन और बिहार, क्रांतिकारी आंदोलन और बिहार, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन और बिहार, बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन, बिहार में प्रेस का विकास। उसके बाद जाकर के असहयोग आंदोलन और बिहार। उसके बाद जाकर के, हाँ, चंपारण आंदोलन होगा, असहयोग आंदोलन। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार, बिहार में भी कुछ लोगों ने नमक बनाने की कोशिश की थी। उसके बाद जाकर के साइमन कमीशन पटना भी आया था, किन किन लोगों ने विरोध में झंडे दिखाए थे साइमन कमीशन का, उससे रिलेट करते हुए चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। फिर बिहार में प्रांतीय चुनाव हुआ था, तो बिहार में किसकी सरकार बनी थी, श्री कृष्ण सिंह आए थे, आप लोगों को पता होगा। फिर भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, ठीक है, उसमें बिहार में क्रांतिकारी लोगों का जो समानांतर जो वो चला रहे थे, हाँ ठीक है, हाँ वो लोग जो थे, उन सभी लोगों की चर्चा, और फिर स्वतंत्रता प्राप्ति तक बिहार, ऐसे करके हम लोग बिहार के मेन इतिहास को पढ़ेंगे। हाँ, पटना में, बिहार में पहली तो पटना में ही हुई थी, 1910-12 के आसपास हुई थी, एग्जैक्ट मुझे ईयर नहीं याद आ रहा। हाँ हाँ, कर लेंगे। फिर ये तो सिर्फ बिहार के इतिहास की बात हो गई। उसके बाद जाकर के, हाँ वेरी गुड साद हसन जी, उसके बाद, हाँ, ज्योग्राफी सबसे ज्यादा पढ़नी है बिहार की। आपको पता होगा कि पिछले बार बिहार में गंगा नदी सबसे ज्यादा लंबी किस जिला में है, यह भी पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है, तो एक एक शहर को आपको नक्शे पे लोकेट करना है। हाँ 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 हाँ, नालंदा, अब नीतीश जी की इच्छा हो गई होगी कि नालंदा को हर चीज में शामिल कर ले। हाँ हाँ, लेकिन वो उसमें नहीं आती है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं आती है गंगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ज्योग्राफी में क्या क्या बिहार का पढ़ना है आपको बता दूं, तो बिहार की आपको पढ़नी है बिहार की मिट्टी, बिहार की कृषि, कौन कौन से उत्पादक है, पर्वत, पठार, मैदान, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी कहाँ पे है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी, आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा। बिहार में 2 जगह पे पर्वत है बिहार में, एक कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में, और एक है कहाँ पे, कैमूर जिले में है। बिहार में पठारी क्षेत्र कहाँ पे है, दक्षिण भारी भाग में। बिहार के मैदान को 2 भाग में बांटेंगे, गंगा से उत्तर का मैदान, गंगा से दक्षिण का मैदान, वो भी बिहार का आपको पढ़ना है, ठीक है। हाँ, दक्षिण वाला 3 पार्ट में बटेगा,
ठीक है, उत्तर वाला 2 पार्ट में, दक्षिण वाले 3 पार्ट में बटेगा। मगध का मैदान अलग हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, उसके बाद हाँ हाँ कैमूर वाला जो क्षेत्र हो जाएगा, गया वाला वो अलग हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, ऐसे करके बिहार के, हाँ तो उनको भी डाउट ले रहे हैं, उनके भी ले रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, तो इस तरह से हम लोग पूरे बिहार को ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, फिर बिहार की ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे, परिवहन तंत्र पढ़ेंगे, नेशनल हाईवे कितना है, लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टेट हाईवे है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। बाकी इकोनॉमिक्स तो सर पढ़ा ही रहे। आर्ट एंड कल्चर में बिहार में नृत्य पढ़ेंगे, कला पढ़ेंगे, डांस पढ़ेंगे, लोक नृत्य पढ़ेंगे, लोकगीत पढ़ेंगे, कला में पढ़ेंगे कौन कौन सी पेंटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। थंका कला भी पढ़ेंगे हम लोग, उसमें मधुबनी पेंटिंग भी पढ़ेंगे हम लोग, पटना कलम भी पढ़ेंगे। इन सब सारी चीजों के बारे में करंट से भी जोड़ के चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ हाँ गंगा, हाँ साध हसन जी के बहुत सारे क्वेश्चन है कि सिविल, हाँ उन्होंने वो किया हुआ है, ठीक है, हाईएस्ट लेंथ, ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे। हाँ पटना में है साध हसन जी, सबसे ज्यादा लंबी जो है गंगा नदी वो पटना में है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। हाँ हाँ मैप के साथ ही पीपीटी में मैं मैप को इंक्लूड करके लाऊंगा और उस हिसाब से आप लोगों को करवाऊंगा। पॉलिटिकल सिस्टम में ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, ठीक है। हाँ हिस्ट्री में मैं मैप को करूंगा पूरी तरह से, मैप को उस, हाँ बिहार स्पेशल कम से कम 30 आवर की क्लास चलेगी आप लोग। हाँ हाँ 15 दिन मान नहीं, 1.5 घंटे तो आज चली है करंट अफेयर्स की, चूंकि मैं पूरा प्रिपेयर, मेरा कुछ पर्सनल भी मामला था इसलिए उतना ज्यादा प्रिपेयर नहीं होकर आया था मैं आज। पीपीटी वगैरह सब आगे के आप लोगों के बने नहीं है, अभी सेट नहीं हुआ था, ठीक है। 2 घंटे से कम की क्लास नहीं चलेगी, कम से कम 2 घंटे क्लास आप लोगों की रोज चलेगी। करंट अफेयर्स हर सैटरडे को 2 घंटा चलेगी और बिहार स्पेशल, हाँ 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 इसका भी पीडीएफ में सेंड करवा दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सभी लोगों को, धन्यवाद। ऑनलाइन वाले भी है। ऑप्शनल कब से स्टार्ट होगी? हाँ साध हसन जी, दिसंबर से आप लोगों की ऑप्शनल स्टार्ट होगी। चलिए थैंक यू सभी लोगों को।